दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य और कासिम सल्तनत का बॉर्डर। नीलापल्ली गांव के बाहरी इलाके। नीलापल्ली गांव कासिम सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बॉर्डर पर 50 से कुछ ज्यादा लोगों की एक छोटी सी बस्ती थी। बाहरी इलाके में 4 यात्रियों ने रात में आराम करने के लिए जगह ढूंढी। महाराज, क्या हम इस गांव में रात बिताएंगे? मजबूत लेदर का कवच पहने एक आदमी ने पूछा, जिसकी कमर से तलवार लटक रही थी। उसने चारों ओर देखा। वह सावधान था लेकिन सफर से थका हुआ भी था। हमें शायद यहीं आराम करना पड़े, सचिन, एक लड़की ने जवाब दिया जिसने कुर्ता पहना हुआ था और नीचे एक लंबा ट्यूनिक पहना हुआ था। उसने भी लेदर का कवच पहना हुआ था। आसपास कोई दूसरा गांव नहीं है और हम जंगल में आराम नहीं कर सकते। लेकिन क्या यहाँ रहना सुरक्षित है? एक और साथी ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ दिख रही थी। यह विजयनगर साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में है। अगर हम पकड़े गए तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। उनका लीडर, एक पक्का इरादा वाला नौजवान, एक व्यापारी के सादे कपड़े पहने हुए था। एक सादा कॉटन ट्यूनिक, ढीली पैंट और एक पगड़ी जो उसके अच्छे चेहरे को छिपा रही थी। अपने सादे भेष के बावजूद उसमें एक अधिकार की भावना थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। वह आदमी यादव साम्राज्य का इकलौता राजकुमार अनिरुद्ध सिवना था। उसने सोचते हुए सिर हिलाया। हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। हमें आराम और रहने की जगह चाहिए। हमें बस सावधान रहना होगा और अपनी तरफ ध्यान खींचने से बचना होगा, उसने कहा। ग्रुप सावधानी से गांव के पास पहुंचा। वे गांव के एंट्रेंस पर पहुंचे और देखा कि 2 आदमी पहरा दे रहे हैं। अपने हथियार पास रखो और अलर्ट रहो, राजकुमार ने अपने साथियों को धीरे से कहा। हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होगा। राजकुमार का गार्ड, सचिन, अकेले गांव के गार्ड के पास गया और पूछा, नमस्ते, हम ट्रैवलर हैं। हम रुकने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। क्या हम रात के लिए गांव में रुक सकते हैं? गार्ड ने उसे देखा, फिर सचिन के कंधे के ऊपर से बाकी 3 यात्रियों की तरफ देखा और कहा, ठीक है, तुम लोग तो यात्री लग रहे हो। यहीं उसके साथ रुको। उसने पास खड़े दूसरे गार्ड की तरफ इशारा किया। मैं गांव के मुखिया को लाता हूं। ठीक है, सचिन ने सिर हिलाया और ग्रुप के पास लौट आया। महाराज, गार्ड गांव के मुखिया को लाने गया है। मैं समझ गया। अगर हमें आज रात सोने के लिए जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, राजकुमार ने तारीफ में सिर हिलाते हुए कहा। जब गांव का गार्ड मुखिया को लाने के लिए गया तो ग्रुप ने सब्र से इंतजार किया। कुछ मिनट बाद एक दयालु चेहरे वाला बुजुर्ग आदमी गार्ड के साथ उनके पास आया। गांव के मुखिया ने यात्रियों को उत्सुकता से देखा। स्वागत है, यात्रियों। मैं गांव का मुखिया देवानंद हूं। आप हमारे गांव में क्यों आए हैं? उसने पूछा। अनिरुद्ध आगे बढ़ा और बुजुर्ग आदमी का थोड़ा झुककर अभिवादन किया। नमस्ते, गांव के मुखिया। हम व्यापारी हैं जो दक्षिण से आ रहे हैं। हमारी गाड़ी खराब हो गई, इसलिए हम अपने और अपने साथियों के आराम करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, उसने अपने पीछे दूसरों की ओर इशारा करते हुए कहा। ओह माय माय, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या तुम्हें चोट लगी है या कुछ खाने की जरूरत है? गांव के मुखिया ने पूछा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। नहीं, खुशकिस्मती से हमें चोट नहीं लगी है और हमने खाना भी खा लिया है। हमें बस सुबह तक आराम करना है, अनिरुद्ध ने जवाब दिया। गांव के मुखिया ने सोचते हुए सिर हिलाया। मैं समझ गया। और तुम दक्षिण से इतनी दूर आए हो। व्यापारियों के लिए ये काफी लंबा सफर है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम किस सामान का व्यापार करते हो? अनिरुद्ध एक पल के लिए हिचकिचाया। हम ज्यादातर मसालों और रेशम का व्यापार करते हैं, ऐसी चीजें जिनकी बाजारों में अच्छी कीमत मिलती है। देवानंद ने एक भान उठाए। दिलचस्प। मसाले और रेशम कीमती चीजें हैं। फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हें अपनी यात्रा में कोई डाकू नहीं मिला? कोई नहीं, सर। इस मामले में हम खुशकिस्मत हैं, अनिरुद्ध ने स्थिर आवाज में कहा। गांव के मुखिया ने सोचते हुए सिर हिलाया। हमारे पास एक गेस्ट हाउस है जहां आप रुक सकते हैं। यह ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यह आपको रात के लिए रहने की जगह और सुरक्षा देगा। धन्यवाद, अनिरुद्ध ने कहा। आपकी मेहमाननवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुखिया की नजरें एक पल के लिए राजकुमार पर टिकी रहीं। उन्हें उनमें कुछ अलग महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। तो मेरे पीछे आओ, उन्होंने कहा और गांव के किनारे एक छोटे मामूली गेस्ट हाउस की ओर ले गए। जैसे ही वे चल रहे थे, मुखिया के साथ आए गार्ड ने बातचीत शुरू कर दी।
तो आप कहाँ से हैं, भाइयों और बहनों? उसने उत्सुकता से पूछा। ओह, हम दक्षिण से हैं, राजधानी के पास, अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजधानी? मैं हमेशा से एक बार राजधानी जाना चाहता था, गार्ड ने उदास होकर कहा। यह एक शानदार जगह है, अनिरुद्ध ने एक मामूली व्यापारी का दिखावा करते हुए कहा। शायद किसी दिन आपको मौका मिले। गार्ड ये सोचकर मुस्कुराया और ग्रुप जल्द ही गेस्ट हाउस पहुंच गया। ये सादा लेकिन साफ था, जिसमें उनके आराम से रहने के लिए काफी जगह थी। ये लीजिए, देवानंद ने दरवाजा खोलते हुए कहा। घर जैसा महसूस करें। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक पूछें। थैंक यू चीफ, देवानंद, अनिरुद्ध ने फिर से झुकते हुए कहा। हम आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रगुजार हैं। ग्रुप रात के लिए आराम करने के लिए राजकुमार के साथ ही चौकन्ने रहे, उन्हें पता था कि अभी भी परछाइयों में खतरा है। जब वे रात के आराम की तैयारी कर रहे थे, अनिरुद्ध ने उनसे बात की। जैसे ही वे रात के लिए आराम करने लगे, राजकुमार के साथ ही चौकन्ने रहे। रहने की साधारण जगह उनकी मुश्किल यात्रा से एक अच्छी राहत थी। राजकुमार आराम करने के लिए शुक्रगुजार होकर बैठ गया। हमें सावधान रहने की जरूरत है, उसने अपने साथियों को याद दिलाया। हम अभी भी अनजान इलाके में हैं। हाँ महाराज, सचिन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। हम नजर रखेंगे और आपकी सुरक्षा पक्की करेंगे। नाइकी और मैं पहले आराम करेंगे। कुछ घंटों में हमें गार्ड ड्यूटी के लिए जगह देना, अनिरुद्ध ने गेस्ट हाउस में घुसते हुए कहा। नाइकी उसके ठीक पीछे चल रहा था। एक बार जब वे अंदर पहुंच गए तो सचिन का छोटा भाई हंसराज पास झुका और पूछा, सचिन, क्या नाइकी और राजकुमार लव हैं? तुम बेवकूफ हो। सचिन ने अपने भाई के सिर पर हल्का सा वार किया। वे बचपन के दोस्त हैं। बेशक वे साथ में कंफर्टेबल रहेंगे। हंसराज ने अपना सिर रगड़ा, शर्माते हुए मुस्कुराया। मैंने बस सोचा, जिस तरह से वे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं वह अलग है। सचिन ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। यह अलग है क्योंकि वे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। आप फालतू सवाल पूछना बंद करो और नजर रखो। हम अपनी हिफाजत कम नहीं कर सकते। हंसराज ने सिर हिलाया, अपनी पोजीशन लेते हुए उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। रात शांत थी, लेकिन हवा उनके मिशन के टेंशन से भरी हुई थी। चीफ और गार्ड के गेस्ट हाउस से ग्रुप छोड़ने के बाद गार्ड बोला, चीफ, आपने उनसे और पूछताछ क्यों नहीं की? वे थोड़े सस्पेक्टेड लग रहे हैं और आपने उनके नाम भी नहीं पूछे। विलेज चीफ ने गेस्ट हाउस की तरफ देखते हुए आह भरी। बच्चे, वे सुबह होते ही चले जाएंगे। हाँ, वे शक करने वाले लग रहे थे और व्यापारी का अंदाज दूसरों से अलग था। लेकिन ऐसे लोगों से उलझने से हमें फायदे से ज्यादा परेशानी होगी। वैसे हम उन लोगों को नहीं भगाते जो परेशान हैं, चाहे हमें कितना भी शक हो। गार्ड ने सिर हिलाया, चीफ की बातों में समझदारी समझते हुए। मैं समझ गया। मुझे उम्मीद है कि वे बिना कोई दिक्कत किए आगे बढ़ जाएंगे। वे चले जाएंगे, चीफ ने गार्ड के कंधे पर थपथपाते हुए उससे भरोसा दिलाया। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि उनका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है। उम्मीद है गांव पर कुछ नहीं बीतेगा। भगवान शिव हमेशा हमारे साथ रहें। गेस्ट हाउस की तरफ आखिरी नजर डालकर चीफ और गार्ड चले गए और यात्रियों को आराम करने के लिए छोड़ दिया। आधी रात हुई और चांद चुपचाप खाली, बिना तारों वाले आसमान में चमक रहा था। हवा से पेड़ के पत्ते हिल रहे थे और इसी बीच कुछ लोग चुपचाप उस गेस्ट हाउस के पास पहुंचे जहां राजकुमार ठहरा हुआ था। वे हत्यारे थे जिन्हें उससे मारने के लिए भेजा गया था। हंसराज ने अपनी पोस्ट पर हाथ पैर फैलाकर जम्हाई ली, जबकि उसके बगल में उसका भाई मेहनत से खड़ा था। सचिन ने दूर एक चमक देखी, कुछ गड़बड़ है। बेहतर नजारा देखने के लिए आंखें सिकोड़ते हुए उसे डर के मारे एहसास हुआ कि यह एक तीरंदाजा है। भाई, झुको और घर में घुस जाओ, यह एक घात है। सचिन चिल्लाया। अपने भाई को पकड़कर वह गेस्ट हाउस का दरवाजा तोड़कर अंदर आया। चीख सुनकर राजकुमार और नायकी जाग गए। क्या हुआ? अनिरुद्ध ने जोर से पूछा। हम पर घात लगाया जा रहा है। हमें जंगल में भागना होगा महाराज, सचिन ने जल्दी से अपने बैग से एक ढाल उठाते हुए जवाब दिया। नायकी पहले से ही चौकन्नी थी, उसने अपना हथियार पकड़ लिया। कितने हैं? मुझे नहीं पता, सचिन ने तनाव भरी आवाज में जवाब दिया। लेकिन हमारे पास पता लगाने का समय नहीं है। हमें अभी चलना होगा। अनिरुद्ध ने अपनी तलवार पकड़ते हुए सिर हिलाया, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। सचिन, हंसराज, तुम आगे चलो। नायकी और मैं पीछे आएंगे। अपनी नजरें तेज रखना। जैसे ही वे जाने के लिए आगे बढ़े, तीरों की बारिश होने लगी। जाओ जाओ, सचिन ने कहा, अपनी ढाल से कुछ तीरों को रोकते हुए।
वे गेस्ट हाउस से निकलकर पेड़ों की ओट में चले गए, हत्यारे उनका पीछा कर रहे थे। रात की हवा पीछा करने की आवाजों से भरी हुई थी, जंगल में पत्तों की सरसराहट और टूटती डालियों की आवाज गूंज रही थी। चलते रहो, अनिरुद्ध ने हुक्म दिया। अफरा तफरी के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। हम उन्हें हमें घेरने नहीं दे सकते। नायकी ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। हम कर लेंगे महाराज, बस पास रहना। जंगल में कुछ कवच था, लेकिन हत्यारे बेरहम थे। सचिन और हंसराज ने उन्हें दूर रखने के लिए लड़ाई की, उनकी तलवारें हमलावरों से टकरा रही थीं। राजकुमार और नायकी अंधेरे इलाके में रास्ता खोजने के लिए अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा करते हुए तेजी से आगे बढ़े। इधर अनिरुद्ध ने आवाज लगाई, उसे एक पतला रास्ता दिखा जो जंगल में और अंदर जाता था। अनिरुद्ध ने अपनी तलवार से उस पर निशाना साधे एक तीर को नाकाम कर दिया। जैसे ही वे पतले रास्ते में आगे बढ़े, बाकी लोग भी तेजी से उसके पीछे हो लिए। यह महसूस करते हुए कि कोई दुश्मन उनका पीछा कर रहा है, उसने अपनी एड़ी घुमाए और हत्यारे के सीने में घोंप दिया, फिर पेट पर एक जोरदार लात मारी, जिससे उसकी तलवार दुश्मन के सीने से निकल गई और हमला रुक गया। भागते रहो, हम उन्हें एक एक करके मार डालेंगे, अनिरुद्ध ने हुक्म दिया। उसके साथ दौड़ रहे सचिन ने पीछे मुड़कर देखा। लगता है 2 तीरंदाज हैं और बाकी करीबी मुकाबले वाले हैं, उसने सांसों के बीच कहा। ग्रुप के बीच में दौड़ते हुए नायकी ने कहा, हमें पहले तीरंदाजों को बेअसर करना होगा। वे इस इलाके में सबसे बड़ा खतरा हैं। ठीक है, अनिरुद्ध ने कहा, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। सचिन, हंसराज और मैं करीबी लड़ाकों पर ध्यान देंगे। नायकी अलग हो जाएगा और चट्टान के पास से मुड़ते ही एक तीरंदाज पर हमला करेगा। वे एक बड़ी चट्टान की ओर दौड़े, नायकी ग्रुप से अलग हो गया। हंसराज ने एक और हत्यारे को काटकर मार डाला, जबकि सचिन ने अपने शरीर और ढाल का इस्तेमाल करके पतले रास्ते को रोककर आगे बढ़ रहे दुश्मनों को रोक दिया। सचिन, पीछे हटो, हमने 2 को मार डाला, अनिरुद्ध ने आदेश दिया। एक हत्यारे की गर्दन काटकर उसे तुरंत मार डाला। ग्रुप पीछे हट गया और एक पेड़ के पीछे छिप गया, थोड़ी देर सांस लेने के लिए। अचानक उन्हें एक चीख सुनाई दी, जिसके बाद एक गुर्राहट सुनाई दी। नायकी ने तीरंदाज को मार डाला, हंसराज ने राहत भरी आवाज में बताया। कुछ पल बाद नायकी परछाई से बाहर निकली, उसने अपनी तलवार साफ की। उसकी पीठ पर हत्यारे का एक धनुष और तीर। हमें चलते रहना है, उसने जल्दी से कहा। वे और भी आ रहे हैं। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया, उसकी आंखें जंगल को देख रही थीं। चलो जंगल में और अंदर चलते हैं। हमें फिर से इकट्ठा होने और अपने अगले कदम की योजना बनाने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। सचिन, अभी भी भारी सांस ले रहा था, सहमत हो गया। हम यहाँ नहीं रुक सकते, वे आते रहेंगे। ग्रुप सावधानी से आगे बढ़ा, परछाइयों में रहा और घने जंगल का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अनिरुद्ध आगे चल रहा था, उसके होश तेज थे और वह किसी भी खतरे के संकेत के लिए सतर्क था। थोड़ी देर बाद उन्हें घनी झाड़ियों से घिरी एक छोटी सी खुली जगह मिली। ये देखने के लिए एक अच्छी जगह और कुछ प्राकृतिक कवर था। एक और तीरंदाजा बचा है, मैं उसे मार गिराऊंगी, नायकी ने आंखों में पक्का इरादा लिए कहा। वे आ रहे हैं, हंसराज ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में तनाव था। नायकी, अलग हो जाओ और तीरंदाजा का ध्यान रखो। हमें दूर से कवर दो, अनिरुद्ध ने आदेश दिया। स्थिति के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। नायकी ने सिर हिलाया और तेजी से और चुपचाप चलते हुए परछाई में गायब हो गया। सचिन, उन्हें उस पेड़ पर फुसलाओ, अनिरुद्ध ने उनके पीछे एक बड़े पेड़ की ओर इशारा किया। हम छिपकर उन्हें मारेंगे जब वे वहां से गुजरेंगे। सचिन ने जल्दी से सिर हिलाया और अपनी जगह पर आकर हथियारों को उनके घात लगाने की जगह की ओर खींचने की तैयारी करने लगा। उसने एक पत्थर उठाया और उसे जंगल में फेंक दिया, जिससे दुश्मन का ध्यान खींचने के लिए जोर की आवाज हुई। जैसे ही हत्यारे पास आए, सचिन बताए गए पेड़ की ओर दौड़ा और उन्हें जाल में फंसा लिया। अनिरुद्ध और हंसराज पेड़ों के पीछे छिप गए, उनकी तलवारें तैयार थीं। पहला हत्यारा झाड़ियों से तेजी से निकला, तभी अनिरुद्ध ने तेजी से वार किया, जिसने अपनी तलवार उस आदमी के सीने में घोंप दी। हंसराज ने भी ऐसा ही किया और एक और हत्यारे को मार गिराया, उसका खून घास पर फैल गया। नायकी रात में चुपचाप कदम रखते हुए अफरा तफरी में रेंगता हुआ गया और उसने देखा कि बचा हुआ तीरंदाज सचिन पर निशाना साध रहा है। वह कुछ दूरी पर खड़ी हुई, ध्यान से निशाना लगाया और एक तीर छोड़ा। तीर हवा में सीटी बजाता हुआ निशाने पर लगा और हत्यारे के सिर में जा लगा। वह पतंगे की तरह आग में गिरकर मर गया। अनिरुद्ध, सचिन और हंसराज जंगल में और अंदर चले गए, हिट एंड रन टैक्टिक्स अपनाते हुए। उन्होंने गिरे हुए दुश्मनों के शरीर को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और अपने दुश्मनों के हथियार गिरा दिए।
इसी बीच एक हत्यारा झाड़ियों के पीछे से निकलकर हंसराज की जांघ में चाकू भोंकने में कामयाब हो गया, जबकि वह एक वार को रोक रहा था। एक तीर हवा में सीटी बजाता हुआ हत्यारे के धड़ में घुस गया और सचिन ने अपनी ढाल हमलावर पर मार दी, जिससे उसकी तलवार उसकी छाती में घुस गई। आह! हंसराज चिल्लाया, उसकी जांघ से बहुत खून बह रहा था। सचिन, ध्यान मत खोना, दुश्मन अभी भी बाकी हैं। अनिरुद्ध चिल्लाया, अपनी तलवार कसकर पकड़ते हुए। सचिन, चिंता से आंखें फाड़े, तेजी से अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ा और हमलावरों को दूर भगाया। नायकी अपनी अच्छी जगह से कवर देती रही और जो भी दुश्मन पास आने की हिम्मत करता, उसे मार गिराती रही। हंसराज को कवर करो और सुरक्षित हो जाओ। नायकी, सचिन को पीछे हटने के लिए कवर दो। अनिरुद्ध की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। अनिरुद्ध के सामने 3 हत्यारे पूरी तरह काले कपड़े पहने खड़े थे, उनकी आंखें चौकन्नी थीं और वे अपने टारगेट पर फोकस कर रहे थे। एक हत्यारा उस पर झपटा और उसकी तरफ ब्लेड घुमाया। अनिरुद्ध तेजी से झुका और बाहर की ओर बढ़ा। सचिन और हंसराज की उल्टी दिशा में भागा। अनिरुद्ध अपने आसपास के इलाके को स्कैन कर रहा था और छिपे हुए दुश्मनों को ढूंढ रहा था। उनकी बेताब कोशिश को देखते हुए, वे आखिरी आदमी लगते हैं, उसने सोचा। एक चट्टान के पीछे तेजी से मुड़ते हुए, फिर हत्यारे का सामना करने के लिए मुड़ा। उसकी गर्दन पर निशाना साधे गए वार से बाल बाल बचा। हत्यारे की तलवार उसके कान के पास से गुजरी और अनिरुद्ध ने इस मोमेंटम का फायदा उठाया। उसने हत्यारे की कलाई पकड़ी, उसे घुमाया और अपनी तलवार हत्यारे की पसली में घुसा दी। वह आदमी सदमे से चौड़ी आंखों से हौंफने लगा और फिर उसने अपनी आखिरी सांस ली। अनिरुद्ध ने दूसरे हत्यारे के वार को, जिसे उसने अभी अभी मारा था, उसके शरीर का इस्तेमाल करके रोका। लाश को हमलावर पर धकेल दिया और तलवार को लाश की पसलियों में फंसा दिया। उसने अपनी जांघ में छिपा खंजर निकाला और तेजी से एक तरफ हटकर संघर्ष कर रहे हत्यारे की गर्दन में वार कर दिया। तलवार ने गर्दन को बहुत सटीकता से भेदा, जिससे खून उसके कपड़ों पर स्प्रे की तरह फैल गया। आखिरी हत्यारा अपने साथियों को हारता हुआ देखकर हिचकिचाया। अनिरुद्ध ने मौके का फायदा उठाया, दूरी कम की और हत्यारे की ठुड्डी पर एक सटीक मुक्का मारा। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। तुम कमीने, मुझे थोड़ी देर सोने नहीं दोगे? अनिरुद्ध चिल्लाया जैसे ही वह उस गिरे हुए आदमी के ऊपर चढ़ा, गुस्से में। हत्यारे के चेहरे पर कई बार चाकू मारा। खून फव्वारे की तरह निकला और हर वार के साथ बेजान शरीर फड़क रहा था। हाँ, अब वे सब मर चुके हैं। मैं आखिरकार आराम कर सकता हूँ, वह बुदबुदाया, बार बार चाकू मारने से खून और बलगम में भीगा हुआ। भारी सांस लेते हुए अनिरुद्ध ने अपनी तलवार साफ की और उस जगह को देखा। तुरंत खतरा खत्म हो गया था। इस बीच तीर हवा में जानलेवा सटीकता से उड़ रहे थे। नायकी के कवर फायर से सचिन हंसराज को सुरक्षित रूप से घने जंगल की आड़ में खींच ले गया। आखिरकार उन्हें एक छोटी छिपी हुई जगह मिली जहां वे सांस ले सकते थे। सचिन ने जल्दी से हंसराज के घाव पर पट्टी बांधी और खून बहना रोका। बाकी सभी दुश्मनों को खत्म करने के बाद अनिरुद्ध और नायकी उनके साथ हो लिए। हंसराज कैसा है? अनिरुद्ध ने पूछा। उसकी आवाज स्थिर थी लेकिन चिंता से भरी हुई थी। वह अभी स्थिर है, सचिन ने कामचलाऊ पट्टी कसते हुए जवाब दिया। लेकिन हमें जल्द ही उसे सही मेडिकल मदद दिलाने की जरूरत है। नायकी ने अपना धनुष तैयार रखा और किसी और खतरे के लिए आसपास का नजारा देखा। हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाकर डॉक्टर ढूंढना चाहिए, उसने सुझाव दिया। जाने से पहले हमें यहां होने का कोई भी निशान मिटाना होगा, अनिरुद्ध ने आदेश दिया। सचिन, अपना सामान इकट्ठा करने के लिए मेरे साथ झोपड़ी में चलो। नायकी, जब तक हम निशान साफ करते हैं, हंसराज का ख्याल रखना। वे धीरे धीरे चले, अपनी सांसें संभालते हुए, और नीलापल्ली गांव के गेस्ट हाउस में वापस आ गए। सचिन ने अपनी चिंता जाहिर की। महाराज, इस हफ्ते ये दूसरी कोशिश हो चुकी है। यह कोई नई बात नहीं है, अनिरुद्ध ने गुस्से से जवाब दिया। उस कमीने चाचा को मैं आंखों में चुभता हूं। पिताजी का भी दिमाग ठीक नहीं है, उसने आगे कहा। वह सिर्फ एक कठपुतली है, जबकि मेरे चाचा और प्रधानमंत्री राज्य को कंट्रोल करते हैं। बेशक वे कंट्रोल खोना नहीं चाहेंगे। जब वे गेस्ट हाउस पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां अजीब तरह से सन्नाटा था। अनिरुद्ध और सचिन ने जल्दी से अपना सामान इकट्ठा किया, ये पक्का करते हुए कि वे पीछे कोई निशान न छोड़े। अनिरुद्ध ने इधर उधर देखा, ये पक्का करते हुए कि कोई सबूत पीछे न छूट जाए। मुसीबत के लिए बिस्तर पर 2 सोने के सिक्के छोड़ दो, उसने कहा। गांव की अनजान मेहमाननवाजी के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता था। सचिन ने उनकी बात मान ली और सिक्के गेस्ट हाउस के अंदर बिस्तर पर रख दिए और अनिरुद्ध के पास वापस आ गया।
क्या तुम्हारे पास कासिम सल्तनत की वे निशानी वाली तलवारें नहीं हैं जो हमने उन सैनिकों से अच्छी कीमत पर खरीदी थी? अनिरुद्ध ने पूछा। हाँ, इसके बारे में क्या? सचिन हैरान दिखे। अनिरुद्ध ने समझाया, हम लाशों को ठिकाने नहीं लगा सकते, और अगर हमने उनके साथ ठीक से डील नहीं किया तो विजयनगर साम्राज्य हम तक पहुंच जाएगा। तो उन्हें ठिकाने लगाने के बजाय हम उन्हें कासिम सल्तनत के उन हथियारों जैसा दिखाएंगे जो फेल हो गए थे। उनकी लाशों को उन तलवारों से घोंप देंगे और उनके हाथों में या उनके पास छोड़ देंगे। सचिन ने प्लान समझते हुए सिर हिलाया। अनिरुद्ध ने कहा, कोई भी सामान ले लो जिससे पता चले कि वे हमारे राज्य के हैं। सचिन ने जवाब दिया, समझ गया महाराज। वे जल्दी से काम पर लग गए। गांव की अनजान मेहमाननवाजी के लिए शुक्रिया के तौर पर बिस्तर पर 2 सोने के सिक्के छोड़ दिए। फिर सचिन और अनिरुद्ध ने हत्यारों की लाशों के पास कासिम सल्तनत की तलवारें रख दी, जिससे ऐसा लगे कि वे दुश्मन राज्य के हमलावर थे। उन्होंने वह सारा सामान भी हटा दिया जिससे हत्यारों का उनके राज्य से कोई लेना देना हो। काम पूरा होने के बाद अनिरुद्ध ने आखिरी बार चारों ओर देखा ताकि पक्का हो जाए कि सब कुछ ठीक है। चलो, उसने कहा, उम्मीद है इससे हमें उस राजकुमार से समय मिल जाएगा। अनिरुद्ध ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोचा। रात अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वे तुरंत आने वाले खतरे से बचने में कामयाब हो गए थे। अनिरुद्ध का दिमाग पहले से ही अपने अगले कदमों पर काम कर रहा था। उसने उन लोगों से आगे रहने का पक्का इरादा कर लिया था जो उसकी जान लेना चाहते थे। बाद में वे नाइकी से मिले और हंसराज कहीं और जाने लगा। फिर ग्रुप जंगल में अपनी मंजिल की ओर खिसक गए और पीछे एक ऐसा सीन छोड़ गए जो पीछा करने वालों को गुमराह कर सकता था और उन्हें कीमती समय दे सकता था। नायकस मैंशन, तंजावुर। भोर की पहली रोशनी क्षितिज पर फैली, आसमान को सुनहरे रंग में रंग दिया। हवा ठंडी और ताज़ी थी, जिसमें ओस से सनी घास की मीठी खुशबू थी। हल्की हवा पत्तों के बीच से गुजरी, जिससे एक सुकून देने वाली फुसफुसाहट पैदा हुई जो दुनिया को जगाने जैसी लगी। सूरज, जो अभी भी आसमान में नीचे था, ने नज़ारे पर लंबी परछाइयां डाली, जिससे सब कुछ एक हल्की सुनहरी चमक में नहा गया। जंगल के किनारे एक खुली जगह में 3 जवान लड़के ट्रेनिंग कर रहे थे। जमीन मिट्टी और घास का मिला जुला रूप थी, जो उनकी कड़ी एक्सरसाइज से अरौंदी और घिसी हुई थी। विश्वा जमीन पर पड़ा था, पसीने और कीचड़ से लथपथ। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी और वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। हाँ, मुझे अपने पैर महसूस नहीं हो रहे, विश्वा ने कहा। उसकी आवाज थकान से भरी हुई थी। वरुण, जो पास में खड़ा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी, ने अपना सिर हिलाया। तसक तसक, विश्वा, तुमने तो हमारी आधी एक्सरसाइज भी नहीं की, उसने मजाक में कहा। उसकी आंखों में चमक थी। नारायण, जो अपने कंधों पर सैंडबैग लेकर जॉगिंग कर रहा था, विश्वा को देखने के लिए रुका। उठो और फिर से दौड़ना शुरू करो, उसने हुक्म दिया। उसकी आवाज मजबूत थी लेकिन बुरी नहीं थी। विश्वा कराह उठा, उठने की कोशिश कर रहा था। भाइयों, तुम लोग मेरी तरह नहीं, बहुत समय से ट्रेनिंग कर रहे हो, उसने कहा। उसकी आवाज कोशिश से भर गई थी। नारायण ने उसे हाथ बढ़ाया। ये सच है, लेकिन अगर तुम और मजबूत बनना चाहते हो तो तुम्हें खुद को आगे बढ़ाना होगा। हम यहाँ कुछ हद तक प्रिंस की वजह से मदद करने आए हैं। विश्वा ने नारायण का हाथ पकड़ा और खुद को ऊपर खींचा, अपना बैलेंस बनाते हुए, थोड़ा लड़खड़ाते हुए। मुझे पता है, ये बस मुश्किल है, उसने अपने कपड़ों से थोड़ी गंदगी झाड़ते हुए माना। वरुण ने विश्वा की पीठ थपथपाई। मेहनत रंग लाती है विश्वा, तुम्हें जल्द ही रिजल्ट दिखेगा। कम से कम तुम लकी तो हो, क्योंकि प्रिंस पिछले कुछ दिनों से ट्रेनिंग के लिए हमारे साथ नहीं आए हैं। पिछले कुछ दिनों से हर्षा शहर में घूम रहा था और पैट्रियार्क के साथ था, जो उसे खुद अलग अलग जगहों पर ले गए। इस बीच विश्वा को ट्रेनिंग और देखभाल के लिए वरुण और नारायण को सौंपा गया था। सख्त ऑर्डर और थोड़े डर के साथ उन्होंने ये पक्का किया कि वे विश्वा के साथ भेदभाव न करें और इसके बजाय बताए गए तरीके से उसे ट्रेनिंग और बेसिक मैनर्स में मदद करें। कुछ दिनों साथ रहने के दौरान दोनों विश्वा को पसंद करने लगे थे और उसे अपने छोटे भाई जैसा मानने लगे थे। विश्वा एक जोशीला बच्चा था और उन्हें हैरानी हुई कि वह जितना मेहनती था, उतना ही उसमें टैलेंट भी था। उसने कुछ ही दिनों में बेसिक पढ़ना लिखना सीख लिया और उसका शरीर धीरे धीरे उनकी रोज की ट्रेनिंग के साथ तालमेल बिठाने लगा। क्या प्रिंस की ट्रेनिंग इतनी खराब है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये हमारी ट्रेनिंग से ज्यादा मुश्किल है, विश्वा ने उत्सुकता से पूछा। सबसे छोटा प्रिंस एक अनोखा इंसान है, वरुण ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी तारीफ थी। हम भी उसकी ट्रेनिंग के साथ नहीं चल सकते। तुम्हारी उम्र के होने के बावजूद उसकी मार्शल आर्ट हमसे कहीं बेहतर है। भाई साथ नहीं दे सकते? विश्वा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं।
लेकिन क्या नारायण प्रिंस को नहीं हरा सकता? वह प्रिंस के मुकाबले बहुत लंबा और बड़ा है, विश्वा ने मासूमियत से पूछा। हा 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 हा, वरुण इस बात पर जोर से हंसा और नारायण की तरफ मजाक में इशारा किया। उसे हा हा हा, नारायण ने उसे बेपरवाही से देखा, साफ था कि वह इस मजाक से तंग आ गया था। इस बेवकूफ को प्रिंस ने इतनी बुरी तरह पीटा कि वह 2 दिन तक लगातार क्लिनिक में रहा, वरुण ने अभी भी हंसते हुए कहा। विश्वा की आंखें चौड़ी हो गईं। सच में, क्या हुआ? नारायण ने आह भरी, अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए। ये हमारे एक स्पैरिंग सेशन के दौरान हुआ था। मुझे लगा कि मैं अपने साइज और ताकत की वजह से उसका सामना कर सकता हूं। चलो इस कहानी को किसी और समय के लिए रखते हैं। आलस छोड़ो और ट्रेनिंग शुरू करो। जरूर, दोनों ने एक साथ कहा और फिर से अपनी ड्रिल शुरू कर दी। हाँ, बस, मैं नहीं कर सकता, विश्वा ने कहा, और एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हारा डेडिकेशन शानदार है, विश्वा, नारायण ने उसे हिम्मत देते हुए सिर हिलाया। तुम एक योद्धा का असली जज्बा दिखा रहे हो। विश्वा थकी हुई मुस्कान के साथ सपोर्ट के लिए शुक्रगुजार था। थैंक यू भाइयों, मैं और मजबूत बनना चाहती हूँ और प्रिंस की मदद करना चाहती हूँ। इसी बीच दीवार की आड़ से एक जवान औरत नौकरानी के कपड़े पहने उनकी ट्रेनिंग को ध्यान से देख रही थी। ये रुक्मिणी थी, जो नौकरी से निकाले जाने से पहले हर्ष की पर्सनल नौकरानी थी। प्रिंस यहाँ क्यों है और वह आदमी कौन है जिसे उसने गली से उठाया है? उसने सोचा, उसकी आंखें शक से सिकुड़ गईं। रुक्मिणी को नायक हवेली में नौकरानी के तौर पर घुसकर जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था। यह मिशन उसके मालिक की नजरों में खुद को बचाने का उसका आखिरी मौका था। उसकी बस एक ही दिक्कत थी कि प्रिंस उसे पिछली बेडरूम की घटना से पहचान सकता था। जब वह अंदर आई तो उसने थोड़ा भेष बदल लिया था, उम्मीद थी कि यह उसे बेवकूफ बनाने के लिए काफी होगा। वह जानती थी कि दांव बहुत ऊंचा है और हारना कोई ऑप्शन नहीं था। इस मिशन को सफल बनाने का पक्का इरादा करके उसने छिपकर रहने और ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया, ताकि वह अपने मालिक को अपनी काबिलियत साबित कर सके। मुझे टीम को सूचित करना चाहिए, इस बारे में बात करो, उसने मन में ठान लिया। उसके पक्के इरादे ने उसकी हिम्मत बढ़ा दी। पिछले कुछ दिनों में रुक्मिणी ने पैट्रियार्क और सबसे छोटे राजकुमार के बीच करीबी रिश्ता देखा था। ये बहुत जरूरी जानकारी थी। अगर पैट्रियार्क सबसे छोटे राजकुमार को अपना सपोर्ट देता तो इससे राजगद्दी की दौड़ में पावर का बैलेंस काफी बदल सकता था। कुछ सामान खरीदने के बहाने हवेली से बाहर निकलकर रुक्मिणी भीड़ भाड़ वाले बाजार से गुजरी। वह पिछली गलियों की भूल भुलैया से गुजरती हुई एक छोटे अनजान से घर तक पहुंची। एक कोडेड पैटर्न में खटखटाते हुए उसने दरवाजा खुलने का इंतजार किया। हल्की रोशनी वाले कमरे के अंदर एक आदमी बैठा था, डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। कमरे में सामान कम था और टेबल पर कागज बिखरे हुए थे। उसने अपने बिखरे बालों में हाथ फेरा और पूछा, क्या हुआ? उसकी आवाज कमांडिंग थी, उसकी आंखें कागजों से हट ही नहीं रही थीं। मेरे पास पैट्रियार्क के बारे में बताने के लिए कुछ जानकारी है, उसने कहा, अपने पीछे दरवाजा बंद करके कमरे में अंदर चली गई। बताओ, उसने धीमी आवाज में गुर्राते हुए कहा। बोलने से पहले रुक्मिणी थोड़ा झुकी। मैंने एक जरूरी डेवलपमेंट देखा है। पैट्रियार्क सबसे छोटे राजकुमार के बहुत करीब लग रहे हैं। अगर वह अपना सपोर्ट देते हैं तो ये राजकुमार के पक्ष में गद्दी के लिए पलड़ा झुका सकता है। टीम लीडर की आंखें सिकुड़ गईं। ये कीमती जानकारी है। बहुत बढ़िया रुक्मिणी, अपना ऑब्जर्वेशन जारी रखो। रुक्मिणी ने सिर हिलाया, उसे राहत महसूस हुई। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, टीम लीडर ने कहा, और रुक्मिणी, पक्का करना कि राजकुमार तुम्हें पहचान ना पाए। मैं समझ गई, उसने आखिरी बार सिर हिलाकर जवाब दिया और अपने मिशन को जारी रखने के लिए तैयार होकर वापस अंधेरे में चली गई। इस बीच शहर में हर्ष को बूढ़ा पैट्रियार्क घुमा रहा था, जिसने हर्ष की ट्रेनिंग जारी रखने की इच्छा के बावजूद उसे घसीटकर बाहर निकाल दिया था। बड़े आदमी की बात मानकर हर्षा ने बूढ़े आदमी की बात मान ली। जब वे भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर टहल रहे थे तो हर्षा ने पैट्रियार्क का व्यवहार देखा। बूढ़े आदमी ने आम अमीर लोगों जैसा बर्ताव नहीं किया, बल्कि उनका चेहरा स्वागत करने वाला था और उन्होंने कई दुकानदारों को नाम लेकर नमस्ते किया, जिससे पता चलता था कि शहर के लोगों के साथ उनका गहरा रिश्ता है। हर्षा को ये साफ था कि पैट्रियार्क इतने प्यारे क्यों थे। बुजुर्ग आदमी ने अपनी जिंदगी के कई साल शहर के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में लगा दिए थे। पैट्रियार्क, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आप मेरे साथ अपने पोते जैसा बर्ताव करते हैं, हर्षा ने कहा, उसकी आवाज में थोड़ी चिढ़ थी। हाँ हाँ हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, पैट्रियार्क ने जोर से हंसते हुए जवाब दिया। लोगों से जुड़ना जरूरी है, यंग प्रिंस।
अगर तुम अपने आसपास के लोगों से नहीं जुड़ोगे तो जिंदगी अकेली हो जाएगी। मेरे लिए यह कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर्षा बुदबुदाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी क्योंकि उसने जमीन पर देखा। क्या तुमने कुछ कहा, यंग प्रिंस? पैट्रियार्क ने अजीब तरह से सिर झुकाते हुए पूछा। उसकी आंखें हर्षा को देखते हुए सिकुड़ गईं। नहीं, लेकिन मैं जा रहा हूं, हर्षा ने जवाब दिया। उसकी आवाज में गुस्सा था। वह अपनी एड़ी घुमाकर चला गया, उसका रोब लहरा रहा था। लेकिन बूढ़े आदमी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने हाथ बढ़ाकर हर्षा का रोब पकड़ा, उसे धीरे से लेकिन मजबूती से पीछे खींच लिया। अपनी बुढ़ापे के बावजूद बूढ़ा आदमी बहुत मजबूत और एक अच्छा फाइटर था। चलो यंग प्रिंस, यह आखिरी दुकान है, उसने प्यार से, लगभग दादाजी जैसे जोर देकर कहा। उसके होठों पर मुस्कान थी क्योंकि वह हर्षा को अपनी हिचकिचाहट के बावजूद घसीटता हुआ ले जा रहा था। जैसे ही वे आखिरी दुकान के पास पहुंचे, कोने में खड़ी एक औरत पर उसकी नजर पड़ी। हर्षा की नजर उस पर पड़ी। वह अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही थी। भले ही लोग अपना रूप बदल सकते थे, भेष बदल सकते थे और अपनी आवाज बदल सकते थे, कुछ चीजें वैसी ही रहती थीं, जैसे उनके चलने का तरीका और पोस्चर। हर्षा ने उस औरत को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी भौहें ध्यान से सिकुड़ी हुई थीं। उसने उसके कदमों, उसके पोस्चर पर पूरा ध्यान दिया, ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। मुझे लगता है मैंने उसे कहीं देखा है, उसने मन ही मन सोचा। उसका दिमाग यादों के टुकड़ों में दौड़ रहा था। वह उसे तब तक देखता रहा जब तक वह एक कोने से मुड़ी और नजरों से ओझल नहीं हो गई। हर्षा की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे पहचान में आया। समझ गया, ये वही कुतिया है जो मेरे कमरे में चुपके से घुस आई थी। रुक्मिणी, उसने सोचा। वह यहाँ क्या कर रही है? उसने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोचा। सूरज क्षितिज पर नीचे डूब गया, आसमान नारंगी रंग के गर्म रंगों में रंग गया, जैसे ही राजकुमार हर्ष और नायकों के बूढ़े मुखिया हवेली की ओर वापस लौटे। कुलपति, यह आखिरी दिन है जब मैं आपकी मर्जी मानूंगा। अगर इन न्योतों के पीछे आपका कोई मकसद है तो बेहतर है कि अभी बता दो, हर्ष ने सख्ती से कहा। उसकी नजरें तेज थी जब वह अपने बगल में खड़े बूढ़े आदमी को देख रहा था। मुखिया हंसा और हाथ हिलाकर टाल दिया। युवा राजकुमार, तुम्हें एक बूढ़े आदमी से ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। हर्ष ने अपनी बाहें क्रॉस की और मजाक उड़ाया। जैसे कि, उसने कहा, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम मुझसे खास तौर पर क्या चाहते हो। मुखिया की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने युवा राजकुमार को देखा। ये बच्चा, उसने सोचा, इसकी नजरें दूसरे राजकुमारों से बहुत अलग हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे नीचा दिखा रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा राजा जवानी में करते थे। आराम करो राजकुमार, पादरी ने हर्ष की पीठ थपथपाते हुए कहा। हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। हा, ये बूढ़ा आदमी इतना घूम फिरकर थक गया है। हाँ, हर्ष ने गुस्से में अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपना माथा पीट लिया। अगली बार इससे भागना मत पादरी, उसने सिर हिलाते हुए कहा। उसने पादरी को अपने कमरे में वापस जाते देखा और सोचा, अच्छा, उस लड़की ने नौकरानी की ड्रेस पहनी थी, तो वह अब यहाँ काम कर रही है। वह पक्का जासूसी का काम कर रही है। और क्यों भेस बदला? उसने भौहें सिकुड़ते हुए बुदबुदाया। ठीक है, अभी समय है, मैं कल उसके मिशन का पता लगा लूंगा, उसने सोचा और अपने हाथ पैर फैलाए। दिन भर की थकान को अपनी मांसपेशियों में महसूस किया। वह आराम की तसल्ली के लिए अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह हर्ष जल्दी उठ गया। सुबह की सुनहरी रोशनी उसकी खिड़की से आ रही थी। वह विश्वा को देखने गया क्योंकि पिछले एक हफ्ते से पैट्रियार्क उसे शहर में घसीटते रहे थे, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया था। वह ट्रेनिंग फील्ड की तरफ गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने दूर 3 लोगों को चलते हुए देखा। सुबह की हवा ठंडी थी और मेहनत की आवाजें पूरे फील्ड में आ रही थीं। वरुण और नारायण दोनों अपने ट्रेनिंग गियर में कंधों पर सैंडबैग बांधकर दौड़ रहे थे। उनके चेहरे कंसंट्रेशन में थे, उनके माथे पर पसीना चमक रहा था क्योंकि वे जोरदार एक्सरसाइज कर रहे थे। उनके बगल में विश्वा, हालांकि अभी भी जवान और कम एक्सपीरियंस था, वह भी एक बहुत छोटा सैंडबैग उठाए हुए था। उसके कदम पक्के थे, उसका काफी छोटा शरीर वजन के नीचे खींच रहा था। वह फोकस्ड इंटेंसिटी के साथ दौड़ रहा था, उसके चेहरे पर पक्के इरादे और थकान का मिक्सचर था। उन्होंने हर्षा को आते देखा और तुरंत अपनी ट्रेनिंग रोक दी। जोर जोर से सांस लेते हुए वरुण, नारायण और विश्वा उसका स्वागत करने के लिए दौड़े। योर हाइनेस, गुड मॉर्निंग, उन्होंने एक साथ कहा, उनकी आवाज में थोड़ी थकान थी।
हर्षा ने उन्हें सिर हिलाकर हाँ कहा। उसकी नजर विश्वा पर गई, जो जोर जोर से हाँफ रहा था। उसका सिर मुश्किल से उठा था। मैं बस आप सबका हालचाल जानने और विश्वा की प्रोग्रेस देखने आया था, उसने उस युवा ट्रेनी की ओर इशारा करते हुए कहा। हर्षा की नजर विश्वा से हटकर वरुण पर गई और उसने पूछा, तो वह कैसा कर रहा है? वरुण ने तुरंत जवाब दिया, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है। उसने पढ़ना लिखना सीख लिया है, योर हाइनेस। आह, मैं समझ गया। ये बहुत बढ़िया है, हर्षा ने तारीफ में सिर हिलाते हुए कहा। उसकी फिजिकल ट्रेनिंग का क्या? वरुण ने गहरी सांस लेते हुए कहा। पहले 3 दिनों तक उसका कुपोषण थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन उसने अच्छी तरह से एडजस्ट कर लिया है। उसकी फिजिक बेहतर हो रही है और अब वह हमारी ट्रेनिंग के कुछ हिस्सों में साथ दे सकता है। हर्ष की आंखें वरुण और नारायण को देखते हुए सिकुड़ गईं। क्या उसने कोई आराम किया है? वरुण जवाब देने से पहले झिझका, नहीं महाराज। हर्ष का गुस्सा साफ दिख रहा था जब उसने अपने बालों में हाथ फेरा। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? उसका शरीर कितना भी शानदार क्यों न हो, मसल्स बनाने के लिए सही आराम जरूरी है। विश्वा की ओर मुड़कर उसने सख्ती से कहा। विश्वा, आज छुट्टी लो और आराम करो। हर्ष ने वरुण और नारायण की ओर देखा। तुम दोनों भी अभी आराम करो। इस समय का इस्तेमाल उसे कुछ काम का सिखाने में करो। मैं बाद में एक ट्यूटर रख दूंगा। वह और पास झुका, अपनी आवाज धीमी करते हुए। उसके आराम के दिन के बाद तलवारबाजी की बेसिक बातें सिखाना, एक बार में एक कदम आगे बढ़ाना। समझ गया महाराज, वरुण और नारायण ने एक साथ जवाब दिया। तो फिर मैं चलता हूँ। हर्ष उस औरत का सुराग ढूंढने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड से निकल गया। उसने उसे मार्केट प्लेस में देखा था। हर्ष पक्के इरादे से हवेली में घूम रहा था। उसके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। वह हवेली में कहीं होगी, उसने सोचा, ध्यान से अपने आसपास देख रहा था। जब से वे उसके कमरे में मिले थे, हर्ष को शक था कि रुक्मिणी कोई आम नौकरानी नहीं है। उसकी टोन्ड मसल्स और हरकतें सिर्फ गुलामी से कहीं ज्यादा उसके बैकग्राउंड का इशारा कर रही थीं। उसने अंदाजा लगाया कि उसे शायद किसी ने उसे हटाने या उस पर कड़ी नजर रखने के इरादे से भेजा होगा। ये बात कि वह नायक हवेली में दिखी थी, ये बताती थी कि नायक भी निगरानी में थे। हर्ष को पता लगाना था। अपने शक को पक्का करने के लिए उससे बात की। इसी बीच मार्केट प्लेस की पिछली गली में टीम लीडर की मुलाकात काले कपड़े पहने एक आदमी से हुई। उस आदमी ने कमर में तलवार और पीठ पर एक बोल लटका रखा था। उसके कपड़े धुंधले माहौल में एकदम घुल मिल गए थे। टीम लीडर की आवाज ठंडी थी जब वह बोल रहा था, रुक्मिणी को खत्म कर दो। उसने अपना मकसद पूरा कर लिया है। काले कपड़े पहने आदमी ने ऑर्डर पर सोचते हुए अपना सिर थोड़ा झुकाया। लेकिन वह अभी भी काम की हो सकती है। क्या तुम्हें पक्का है कि उसे इतनी जल्दी खत्म करने की जरूरत है? टीम लीडर की नजरें स्थिर थीं। राजकुमार काफी बदल गया है। अगर वह उसे पहचान लेता है, और मुझे पक्का है कि उसने पहचान लिया है, तो वह आसानी से एक बोझ बन सकती है। वह उस पर काबू पा सकता है और उसका इस्तेमाल हम तक वापस पहुंचने के लिए कर सकता है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस आदमी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सिर हिलाया। बिना एक और शब्द कहे वह मुड़ा और गली की परछाइयों में खो गया। उसकी हरकतें आराम से थीं। अंधेरे ने उसे निगल लिया और वह नजरों से ओझल हो गया। हवेली में वापस आकर हर्ष बड़े बड़े गलियारों में घूमता रहा। मुखिया के बार बार बुलाने पर भी बचता रहा। वह बूढ़े आदमी की कोशिशों से बच निकला था, जो उसे शहर के एक और टूर पर ले जाना चाहता था। उसका ध्यान सिर्फ उस लड़की को ढूंढने पर था जिसे उसने बाजार में देखा था। जैसे ही वह एक कोने से मुड़ा, उसने रुक्मिणी को एक हल्की रोशनी वाले हॉलवे के दूसरे छोर पर देखा। वह घुटनों के बल बैठी थी, कपड़े से फर्श साफ कर रही थी, अपने भेष में बहुत ही शांत लग रही थी। वह उसकी तरफ बढ़ा। उसे देखने के बावजूद उसने नौकरानी होने का दिखावा बनाए रखा। राजकुमार यहाँ क्यों है? ये हवेली में राजकुमार के अकेले रहने के लिए काफी सुनसान जगह है, रुक्मिणी ने राजकुमार को आते देखकर सोचा। वह तेजी से भागने लगी क्योंकि उसे उस रात की याद आ गई जब राजकुमार ने गर्दन पकड़कर उसे लगभग मार ही डाला था। राजकुमार की उन बेजान आंखों ने उसे डरा दिया। जैसे ही प्रिंस पास आ रहा था, उसका पूरा शरीर भागने के लिए चीख रहा था। उसे दौड़ते देखकर हर्ष तेजी से हॉलवे में उसके पीछे गया। वह बड़ी कुशलता से रुकावटों के चारों ओर कूद रही थी, भागने की कोशिश कर रही थी। हर्ष अपनी फिजिकल एडवांटेज के साथ लगातार उसके पीछे पीछे आ गया। उसकी हरकतें तेज और फ्लेक्सिबल थीं, जिससे उसे बच निकलने की थोड़ी गुंजाइश मिल गई। जैसे ही रुक्मिणी एक कोने से भागी, वह सीधे पैट्रियार्क के पास से भागी, जो हर्ष को ढूंढते हुए हॉलवे में आराम से टहल रहे थे।
हंगामा देखकर पेट्रियार्क की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। यहाँ क्या हो रहा है? वह चिल्लाए। हर्ष को देखकर उन्होंने कहा, प्रिंस रुको, तुम नौकरानी के पीछे क्यों भाग रहे हो? उसने रास्ते में आने की कोशिश की। हर्ष झुका और पेट्रियार्क के पैरों के बीच से निकल गया और पीछा करना जारी रखा। रास्ते से हट जाओ बूढ़े। क्या? उसका पीछा करो, पेट्रियार्क ने अपने पास खड़े गार्ड को आदेश दिया। वह रुक्मिणी के पास ही पहुंच गया था, उसे पीछे खींचने की कोशिश में उसका हाथ पकड़ लिया। वह छूट गई और एक बार फिर उसके पास से निकल गई। हर्ष ने उसे फिर से खोने का पक्का इरादा कर लिया था, इसलिए उसने जल्दी से रास्ता बदला और जैसे ही वह कोने से भागी, वह उससे अलग हो गई। एड्रेनालाइन के बढ़ने के साथ हर्ष ने अपनी सबसे तेज स्पीड पकड़ी और तेजी से गाड़ी चलाने लगा। जैसे ही वह चौराहे पर पहुंचा, उसने दूरी कम कर ली। उसका मुक्का उसके चेहरे से टकराया, जिससे वह जोर से हॉलवे से बाहर खुले बगीचे में जा गिरी। रुक्मिणी ठंडी जमीन पर गिर पड़ी। टक्कर से उसकी सांस फूल रही थी और वह घबरा गई थी। हाँ, तुम क्यों भाग रहे थे और मेरे लिए यह मुश्किल खड़ी कर रहे थे? हर्ष ने उसके पास पहुंचते हुए अपने हाथ पैर फैलाते हुए कहा। रुक्मिणी, जिसके चेहरे पर टक्कर लगने से खून बह रहा था और वह कमजोर खांस रही थी, जमीन पर पड़ी थी। हर्ष ने अपना पैर उसकी पीठ पर रख दिया और उसे ठंडी जमीन में दबा दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और किसके ऑर्डर पर? उसने अपना पैर हटाते हुए कहा, ताकि वह सिर उठाकर ऊपर देख सके। रुक्मिणी खून से लथपथ और हैरान होकर उठ बैठी और मुश्किल से कुछ कह पा रही थी। इससे पहले कि हर्ष कुछ कर पाता, एक तीर हवा में सीटी बजाता हुआ उसकी छाती पर लगा। वह पीछे गिर पड़ी और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। तीर अंदर तक धंस गया था। हर्ष की नजर तीर के सोर्स पर गई। उसने देखा कि एक लबादा पहने आदमी हवेली की दीवार से कूदकर परछाई में गायब हो गया। अचानक हुए हमले से वह कुछ देर के लिए हैरान रह गया। उसका ध्यान अब रुक्मिणी और भागते हुए हत्यारे के बीच बंटा हुआ था। धत्तेरे की! हर्ष चिल्लाया। उसकी आवाज ठंडी थी जब उसने रुक्मिणी को देखा, जो बाहर निकले हुए तीर को पकड़े हुए संघर्ष कर रही थी और खून खांस रही थी। अरे, तुम यहाँ किसके ऑर्डर पर हो? उसने पूछा। लानत है तुझ पर, ती। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा गई। वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी, खून कीचड़ में भीग गया और उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई। वह मर गई और वह भी भाग गया। हर्ष ने गहरी सांस ली, रुक्मिणी के गिरे हुए स्कार्फ से अपने हाथों से खून पोंछते हुए। बूढ़े पादरी और गार्ड दूर से आए। उनके चेहरे पर उत्सुकता से डर का भाव आ गया जब उन्होंने अपने सामने का नजारा देखा। जमीन अब खून से सनी हुई थी और रुक्मिणी बेसुध पड़ी थी। उसका चेहरा बुरी तरह घायल और खून से लथपथ था। उसके चारों ओर फैले खून के तालाब ने पहले से ही खराब हालत को और भी खराब कर दिया। राजकुमार, यहाँ क्या हुआ? नौकरानी क्यों मर गई? पादरी ने पूछा। उसकी आवाज भारी हो गई थी, क्योंकि वह उस नज़ारे को समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें बेजान नौकरानी और राजकुमार के बीच घूम रही थीं, जवाब ढूंढ रही थीं। हर्ष के चेहरे पर नफरत का भाव था। उसने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। हाँ, उसे किसी आदमी ने तीर मारकर चुप करा दिया, उसने कहा और अपने हाथ दागे हुए स्कार्फ से पोंछता रहा। उसकी हरकतों की लापरवाही हालत की गंभीरता के बिल्कुल उलट थी। पैट्रियार्क की नज़र हर्ष पर टिकी थी। उसके चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? कोई ऐसा क्यों करेगा? और तुम यहाँ क्यों भाग रहे थे? हर्ष ने खून से सना हुआ स्कार्फ रुक्मिणी की बेजान बॉडी के पास जमीन पर फेंक दिया। वह एक जासूस थी, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसका काम जानकारी इकट्ठा करना था और ऐसा लगता है कि वह कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। असली खतरा वह आदमी था जिसने उसे मारकर भाग गया था। पैट्रियार्क ने बॉडी को देखा, फिर वापस हर्ष की ओर। उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे। एक जासूस यहाँ हमारी हवेली में, और कोई गार्ड्स को चकमा देकर उसे मार डालने में कामयाब हो गया। हर्ष ने सिर हिलाया। उसकी नज़र खून के तालाब पर टिकी थी। ऐसा ही लगता है। ये सिर्फ हिंसा का कोई अचानक किया गया काम नहीं था। गार्ड की ओर मुड़ते ही पैट्रियार्क का चेहरा चिंता से तन गया। सिक्योरिटी बढ़ाओ, पक्का करो कि ऐसा दोबारा न हो। बॉडी को जल्दी से साफ करने के लिए किसी को बुलाओ। हाँ पैट्रियार्क। गार्ड सख्त ऑर्डर सुनकर जल्दी से चला गया। अब यंग प्रिंस, पैट्रियार्क का लहजा थोड़ा ठंडा, ज्यादा अथॉरिटिव हो गया। तुम्हें कैसे पता कि वह एक जासूस थी? हर्षा अडिग रहा। पैट्रियार्क की तीखी नजरों के बावजूद उसका एक्सप्रेशन शांत था। उसे मेरी जासूसी करने के लिए अपॉइंट किया गया था। क्या नायकों ने तुम्हारी हवेली में एक मेड को आने देने से पहले अच्छी तरह चेक नहीं किया था? पैट्रियार्क का चेहरा सख्त हो गया, जो उनकी चिंता का साइन था। यह एक सीरियस मामला है।
इससे हवेली की सिक्योरिटी पर सवाल उठते हैं। सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए पैट्रियार्क की आंखें सिकुड़ गईं। हमें इस मामले की डीप इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, मैं पर्सनली इससे देखूंगा। हाँ, मेरी उम्र ढल रही है, मैं ये सोचकर ढीला पड़ रहा हूं कि मैं सेफ रहूंगा, ये नतीजा है, पैट्रियार्क ने मन ही मन सोचा। युवा राजकुमार, मेरे साथ कमरे में चलो, हमें कुछ बात करनी है, पैट्रियार्क ने सख्ती से कहा। उनके लहजे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। हर्षा, जो अभी भी खून से सने फर्श को घूर रहा था, ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, क्या ये पिछली बार जैसा है? मेरे पास तुम्हारी मनमानी के लिए समय नहीं है, पैट्रियार्क। पैट्रियार्क की आंखें सिकुड़ गईं और उसने थोड़ा सिर हिलाया। हम नहीं, मेरे पीछे आओ, युवा राजकुमार, यह जरूरी है। हर्षा ने आह भरी और पैट्रियार्क के पीछे पीछे चल दिया जब वह मुड़ा और कॉरिडोर से नीचे चलने लगा। बूढ़ा आदमी एक जैसी चाल से चल रहा था, उसका चोगा उसके पीछे लहरा रहा था। उनके कदमों की आवाज खाली हॉलवे में गूंज रही थी। वे एक लंबे कॉरिडोर के आखिर में एक दरवाजे पर पहुंचे। पैट्रियार्क ने उसे धक्का देकर खोला, जिससे एक बड़ा कमरा दिखा जिसमें एक बड़ी लकड़ी की टेबल और आरामदायक कुर्सियां थीं। कमरा कम सजा हुआ था, बस कुछ ही चीजें थीं जो उसके मकसद को दिखाती थीं। पादरी ने हर्षा को पहले अंदर आने का इशारा किया। प्लीज बैठ जाए, पादरी ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हर्षा बैठ गया, उसकी आंखें कमरे को देख रही थीं, पादरी के एक्सप्लेनेशन का इंतजार कर रही थीं। युवा राजकुमार, पादरी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आपको क्यों लगता है कि हम नायक इतने मजबूत हैं? हर्षा ने हाथ हिलाकर टाल दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे मुद्दे पर आइए, पादरी। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए हर्षा के कंधे पर थपथपाया जैसे कोई अंदर का मजाक शेयर कर रहा हो। हा, ये सिर्फ मेरी मिलिट्री की ताकत की वजह से है। हर्षा ने भौहें चढ़ाईं, उसकी आवाज में मजाक था। क्या तुम अपनी तारीफ कर रहे हो? पादरी ने हाथ हिलाकर हर्षा की बात को हल्के से हिलाकर टाल दिया। नहीं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है जब मैं गुजर जाऊंगा तो क्या होगा? हर्ष का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी बाहें क्रॉस करके ठंडेपन से जवाब दिया, सिंपल। तुम्हारा परिवार, जिसे तुमने बहुत प्यार किया है, दूसरे अमीरों का आसान शिकार बन जाएगा। मुखिया का चेहरा सीरियस हो गया और वह गंभीर नजरों से हर्ष की तरफ मुड़ा। बिल्कुल, इसीलिए मुझे ये पक्का करना होगा कि हमारी विरासत को बचाने के लिए सब कुछ ठीक हो। हाँ, तो क्या ये प्रॉब्लम तुम्हें सुलझानी है? मुझे नहीं, हर्ष ने ठंडेपन से जवाब दिया। क्या तुम्हारा पहले से कोई वारिस नहीं है? मुखिया ने आह भरी, अपनी कनपटियां रगड़ते हुए। एक बुरा वारिस परिवार को बिना वारिस के छोड़ने से भी बुरा है। हर्ष ने एक आईब्रो उठाए और हंसा। आहा, क्या तुम्हारा बेटा सच में इतना नाकाबिल है? रामा नायक का क्या? मुखिया का चेहरा सख्त हो गया। राम मेरे बेटे से बेहतर है, लेकिन वह एक अच्छे घराने का नेतृत्व करने के लिए राजनीतिक रूप से कुशल नहीं है। क्या आपका बेटा अपने अलावा किसी और को वारिस बनाना मानेगा, जबकि वह आपका ही खून का है? हर्षा ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। रुद्र सिंह नायक का एक बेटा था, भीम नायक, जिसका टैलेंट और ताकत उसके नाम से बिल्कुल अलग थी। भीम को न सिर्फ उसकी कमजोरी की वजह से नाकाबिल माना जाता था, बल्कि उसे घर चलाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। रामा नायक, जो मुखिया का भतीजा था, को मुखिया के इकलौते भाई के 10 साल पहले गुजर जाने के बाद घर में लाया गया था। रामा में लीडरशिप करने की कुछ ख्वाहिश थी, लेकिन वह अपनी कमियों को जानता था और उसे डर था कि वह घर का नाम खराब कर सकता है। हाँ, वह मान जाएगा, मुखिया ने हार मानते हुए जवाब दिया। वह क्यों मानेगा? हर्षा ने हैरान होकर पूछा। मुखिया की आंखें नम हो गईं। वह एक अच्छा लड़का है और उसे लड़ना पसंद नहीं है। वह दूसरों को उनके सपने पूरे करने में मदद करते हुए जिंदगी जीना चाहता है। तो फिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? हर्षा ने कुर्सी पर थोड़ा झुकते हुए अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा। नायक तुम्हें राजगद्दी के लिए सपोर्ट देंगे, मुखिया ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा। बदले में मेरी विरासत को जिंदा रखना। हर्षा के होंठ मुस्कुराहट में बदल गए और उसने अपनी बाहें क्रॉस करके सिर हिलाया। बूढ़े आदमी, तुम बहुत मजेदार हो, उसने आंखें घुमाते हुए कहा। तुम एक बच्चे से ऐसा बोझ उठाने के लिए कह रहे हो जिसे तुम उठा नहीं सकते। उसकी नजरें एक जैसी थीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि राजगद्दी के लिए मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है? हर्षा के चेहरे पर मजाक था, क्योंकि वह बूढ़े आदमी के जवाब का इंतजार कर रहा था। युवा राजकुमार, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहां नहीं मार सकता और सम्राट तुम्हारी मौत पर आंख भी नहीं झपकाएगा? मुखिया की आंखें तेज थीं, वह झुका, उसकी आवाज धीमी और डरावनी थी। हर्ष हंसा।
बूढ़े आदमी, तुम मुझे धमकाने की कोशिश करते हुए डरावने लग रहे हो, उसने धमकी को नजरअंदाज करते हुए कहा। वह कुर्सी से उठा, उसके हाथ बेमतलब के इशारे कर रहे थे। बेशक मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास इतनी ताकत और अधिकार है कि तुम मुझे बिना किसी सजा के मार डालो। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा? हर्ष ने एक भान उठाए, उसका चेहरा ठंडा था। बादशाह अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए तुम्हारे परिवार को जमीन पर गिरा देगा। बूढ़े आदमी, तुम बहुत नर्म हो, हर्ष ने मुखिया के पास पहुंचते हुए कहा। उसने बूढ़े आदमी के कंधे पर हाथ रखा, उसका चेहरा गंभीर था। मुखिया ने उसे ठंडी, डरावनी नजर से देखा। तुम अपने भतीजे या अपने बेटे में से किसी एक को चुनकर और उसे एक परफेक्ट वारिस बनाकर इस स्थिति को बदल सकते थे। हर्ष का हाथ मुखिया के कंधे पर रहा, उसकी आवाज स्थिर थी। आपने एक को रॉयल पैलेस में भेजा और एक को चैरिटी करने के लिए घूमने के लिए। ये सब आपकी ही करनी का नतीजा है। कुलपति की नजरें सख्त हो गईं। हाँ, तो आप मुझे बुरा पेरेंट कह रहे हैं? हाँ, हर्ष ने थोड़ा सिर हिलाते हुए जवाब दिया। लेकिन हाँ, मुझे राजगद्दी के लिए आपकी मदद चाहिए। कुलपति के हाव भाव बदल गए, उनकी आंखें सिकुड़ गईं। तो आप अपनी कमियों को मानते हैं, युवा राजकुमार? हर्ष सीधा हुआ, कुलपति की नजरों में कॉन्फिडेंस से देखा। एक आदमी को अपनी कमियों पर काम करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। हो सकता है मैं दूसरे राजकुमारों के लेवल का न हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं उन्हें सीधे हरा सकता हूं। यह एक बड़ी बात है। युवा राजकुमार, पहले और दूसरे राजकुमारों की काबिलियत कोई मजाक नहीं है, कुलपति ने टेबल पर हाथ रखते हुए कहा। हर्ष ने अपने हाथ मोड़ लिए, थोड़ा आगे की ओर झुक गया। क्या तुम्हें अब भी मुझ पर शक है? तुमने, जिन्होंने उन दोनों में से किसी को भी नहीं बुलाया और मुझे बुलाया, जरूर मुझमें कुछ देखा होगा। मुखिया जोर से हंसा, अपना सिर पीछे किया। हा 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 हा, ये सच है। लेकिन सिर्फ मेरे असर से तुम्हें गद्दी नहीं मिलेगी। हर्ष मुखिया के पास एक कदम और बढ़ा, उसकी उंगलियां मेज के किनारे पर ढोल बजा रही थीं। ठीक है, तो मुझे इस पर काम करना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी उम्मीदों को धोखा नहीं दोगे, बूढ़े आदमी। मुखिया का चेहरा नर्म पड़ गया जब उसने हर्ष की ओर देखा, धीरे से सिर हिलाया। हम नायक कभी धोखा नहीं देते। हर्ष मुस्कुराया और मुखिया की ओर हाथ बढ़ाया। मुझे अपना असर दिखाने के तोहफे के तौर पर मैं तुम्हारी बहुत पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। मुखिया की आंखें दिलचस्पी से सिकुड़ गईं जब उसने हर्ष से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। सच में, मैं जानना चाहता हूं कि तुम ये कैसे करने का प्लान बना रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा, हर्षा ने एक सैडिस्टिक स्माइल के साथ कहा। शाम की धूप ने शहर को हल्के पेस्टल ऑरेंज रंग में नहला दिया था, जिससे सड़कों पर एक गर्म चमक फैल गई थी। मंदिरों में तेल के दिए जल रहे थे, उनकी हल्की रोशनी दूर से आ रही शाम की प्रार्थना के भजनों के साथ मिल रही थी। हर घर अपने दियों के जलने से गर्मजोशी से चमक रहा था, जिससे एक आरामदायक, आकर्षक माहौल बन रहा था। लंबे, लहराते काले बालों वाला एक लंबा नौजवान नायक हवेली की ओर बढ़ा। पतला और दुबला पतला, वह ग्रेसफुल लग रहा था। उसके सुंदर चेहरे पर गहरी आंखें और घनी भौहें थीं, जो उसे एक आकर्षक रूप दे रही थीं। जैसे ही वह चला, दुकानदारों ने दोस्ताना हाथ हिलाकर और खुश मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। बातचीत में हंसी और हल्की फुल्की बातें भी हुईं। युवा मालिक, क्या आप अब घर जा रहे हैं? एक दुकानदार ने चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान के साथ पुकारा। हमारे पास कुछ नए मिट्टी के बर्तन हैं जो आपको पसंद आ सकते हैं। युवक रुका और विनम्रता से मना करने के इशारे में अपने हाथ जोड़ लिए। मुझे जल्दी वापस जाना है, अंकल। सॉरी, टाइम नहीं है। दुकानदार की पत्नी बीच में आए और बोलते हुए अपने पति के गाल पर हल्के से चिकोटी काटी। अरे चलो भी, छोटे मालिक को परेशान मत करो। हो सके तो बस हमसे मिलाओ। इसकी बात मत सुनो, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। वह जवान आदमी हंसा, तारीफ में सिर हिलाया। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आने की कोशिश करूंगा। समझने के लिए शुक्रिया। वह अपने रास्ते पर चलता रहा, हवेली की तरफ जाते हुए लोगों का प्यार उसके साथ था। वह आदमी नायकों के मुखिया भीम नायक का इकलौता बेटा था। वह बड़ी सी हवेली में दाखिल हुआ, उसके चेहरे पर एक खुश मुस्कान थी। उसने बूढ़े बटलर को धीरे धीरे कॉरिडोर से नीचे जाते देखा। भीम दोस्ताना अंदाज में उसके पास आया, उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। पिताजी कहाँ हैं? उसने पूछा, उसकी आवाज में थोड़ी उत्सुकता थी। बटलर ने जमीन से नजरें उठाकर भीम को थोड़ा झुककर देखा। आह, यंग मास्टर, पैट्रियार्क प्रिंस के साथ हैं। भीम की भौहें हैरानी से ऊपर उठ गईं। अरे, फिर से? जब से प्रिंस आए हैं तब से उनके साथ हैं। बटलर ने धीरे से सिर हिलाया, अपनी पीठ थोड़ी सी ठीक की। यंग मास्टर, प्रिंस शाही खानदान से हैं।
पैट्रियार्क को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए और परिवार की इज्जत बनाए रखनी चाहिए। भीम ने आह भरी और हंसते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मैं जाकर फादर को नमस्ते करता हूँ। उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से बटलर के हाथों से डॉक्यूमेंट्स का ढेर ले लिया। मैं इन्हें खुद दे दूंगा। अगली बार किसी और को ये करने दो। तुम्हें खुद पर ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, उसने बटलर के थके हुए चेहरे को देखते हुए चिंता भरे अंदाज में कहा। बटलर का चेहरा नर्म पड़ गया और वह हल्की सी मुस्कान दे पाया। यंग मास्टर को इस बुरे आदमी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हा हा हा। भीम ने एक लंबी खींची हुई आह भरी और अपने पिता के क्वार्टर की ओर मुड़ा। तो मैं पिताजी से मिलने जाऊंगा, उसने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा और फिर हॉलवे में आगे बढ़ गया। डॉक्यूमेंट्स उसकी बाह के नीचे दबे हुए थे। भीम नायक हवेली में अपनी विजिट के दौरान पहली बार सबसे छोटे राजकुमार से मिला। उसने राजकुमार के बारे में कई अफवाहें सुनी थीं, बदमाशी और टैलेंट की कमी की कहानियां। हालांकि जैसे ही उसने राजकुमार को देखा, उसकी शुरुआती सोच बदल गई। राजकुमार बिना किसी शक के अधिकार के साथ सीधा खड़ा था, उसके व्यवहार से एक कमांडिंग प्रेजेंस झलक रही थी। जिस तरह से उसने खुद को संभाला, वो बहुत कुछ कह रहा था। भीम ने जो कहानियां सुनी थी, उनसे कहीं ज्यादा। भीम ने मन ही मन सोचा, राजकुमार मेरी उम्मीद से बहुत अलग है। शायद इसीलिए पिताजी ने उसे इनविटेशन दिया है। भीम अपने पिता के स्टडी रूम में पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। जब कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने फिर से खटखटाया, इस बार थोड़ी जोर से। मुझे लगता है कि वह सो गया है, उसने सोचा। उसने हैंडल घुमाया और दरवाजा खोला, अंदर कदम रखा और धीरे से अपने पीछे बंद कर लिया। पिताजी, क्या आप असल? सामने का सीन देखते हुए उसकी आवाज लड़खड़ा गई। उसके पिता फर्श पर पड़े थे, उनकी छाती से एक खंजर निकला हुआ था। उनके चारों ओर खून जमा था, जो मार्बल के फर्श पर भीग रहा था। भीमा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और उसने अपने हाथ में पकड़े हुए डॉक्यूमेंट गिरा दिए। उसकी नजर पास खड़े उस जवान आदमी पर गई, जो अपने पिता के खून से सने ऊपरी कपड़े पर हाथ पोंछ रहा था। छी, घटिया बुरे कमीने ने मेरे कपड़ों पर खून लगा दिया, जवान आदमी ने नफरत से कहा। ओह, देखो कौन यहाँ है, जवान आदमी हंसा, भीमा की तरफ ठंडी, मजाकिया मुस्कान के साथ देखा। भीम का चेहरा पीला पड़ गया और वह लड़खड़ाते हुए पीछे हटा, उसकी आवाज यकीन न होने से कांप रही थी। क्यों? तुमने पिता को क्यों मारा, राजकुमार? उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसका दिल गुस्से से जोर से धड़कने लगा जब उसने अपने पिता के बेजान शरीर को देखा। युवा राजकुमार ने बेपरवाही से कंधे उचकाए, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? तुम्हारे पिता अपनी आखिरी सांस तक भी अपने नाकाबिल बेटे को छोड़ने की भीख मांग रहे थे। ये बहुत मजेदार था, हा हा हा। तुम कमीने। भीम की आवाज गुस्से से भर गई, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। दुख की बात है, तुम अपने पिता को आखिरी बार नहीं देख सके, हर्ष ने कहा। भीम का दर्द भरा रिएक्शन देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। राक्षस, अपना मुंह चलाना बंद करो, भीम गुस्से से कांपते हुए चिल्लाया। वह हर्ष पर झपटा, लेकिन राजकुमार ने चालाकी से उसे किनारे कर दिया, जिससे भीम लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। हर्ष हंसा, उसकी नजर भीम पर तिरस्कार से टिकी थी। हा हा हा, तुम ठीक से लड़ भी नहीं सकते और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम अपने बेकार पिता का बदला ले सकते हो। उसने मजाक उड़ाया। मैं तुम्हें मार डालूंगा, भीम चिल्लाया और लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया था। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। लो, हर्ष ने ठंडे स्वर में कहा और खंजर भीम के पैरों पर फेंक दिया। मैं तुम्हें अपने बेकार पिता का बदला लेने का मौका देता हूं। गुस्से में दहाड़ते हुए भीम ने खंजर उठाया और सीधे हर्ष पर हमला कर दिया। राजकुमार ने आसानी से हमले से बचकर अपनी गर्दन को एक तरफ कर लिया। फिर हर्ष ने भीम को अपने पैरों से गिरा दिया और अपनी एड़ी भीम के पेट में मार दी। भीम हौंफने लगा, खांसने लगा और सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा, क्योंकि वह वार से उठने की कोशिश कर रहा था। और कोशिश करो, हा हा हा, हर्ष ने ताना मारा, उसके चेहरे पर ठंडे मनोरंजन का मुखौटा था। मैं अपने हाथ भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। भीम बार बार हर्ष पर झपटा, खंजर से हर कोशिश बेकार गई। हाँ, ये बहुत बोरिंग है। जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों ही बेकार हैं, हर्ष ने जम्हाई लेते हुए कहा। वह साफ तौर पर खुश नहीं था। पिता को बेकार मत कहो। भीम दहाड़ा, भारी सांसों और खराब हालत के साथ फिर से हमला किया। हर बार हमला करते समय चिल्लाना बंद करो, हर्ष ने भीम के धड़ पर एक जोरदार लात मारते हुए कहा। जोर से भीम जमीन पर गिर पड़ा, उसका खंजर जमीन पर फिसल गया। हर्ष आगे बढ़ा, भीम के बाल पकड़े और उसे पास की टेबल पर घसीटते हुए ले गया।
जोर से धक्का देकर उसने भीम का चेहरा लकड़ी की सतह पर पटक दिया। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पिता ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हर्ष ने पूछा, उसकी आवाज ठंडी और स्थिर थी। भीम गुस्से और एड्रेनालाइन से भरकर दहाड़ा, मैं तुम्हें मार डालूंगा कमीने। हर्ष ने जवाब में भीम का चेहरा फिर से टेबल पर पटक दिया। वह चाहता था तुम्हारी वजह से डील करनी है, उसने कहा, उसकी आवाज सख्त थी। इसके बाद टेबल पर एक और जोरदार तमाचा मारा गया। तुम्हारी वजह से उसने मुझसे गुजारिश की कि अगर मैं गद्दी पर बैठा तो उसके परिवार का ध्यान रखूं। भीम के माथे से खून टपक रहा था, जिससे उसके कभी सुंदर चेहरे पर पर्दा पड़ गया। उसकी नजर डगमगा रही थी, चक्कर आने की हर लहर पिछली लहर से ज्यादा जोर से लग रही थी। क्या पिताजी ने ऐसा किया? भीम ने इस बात से हैरान होकर मन ही मन सोचा। उसने भीख क्यों मांगी? हर्ष ने एक बार फिर उसका चेहरा टेबल पर पटक दिया, क्योंकि उसका बेटा सिर्फ बेवकूफी भरी हरकतें करके ही नाकाम हो गया था। इसके बाद एक और जोरदार धक्का लगा। मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारे पिता परेशान करते थे, और तुम कर भी क्या सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते, हर्ष ने आगे कहा, तुम में अपने परिवार के लिए खड़े होने का न तो अधिकार है और न ही ताकत। उसने भीम का चेहरा फिर से टेबल पर पटक दिया। तुम अपने बचे हुए परिवार की भी रक्षा नहीं कर सके। भीम के मन में सदमे और अफसोस की लहर दौड़ गई। क्या बकवास है, पिताजी मेरी वजह से मरे, उसने सोचा। उसके दिमाग में अपने पिता के साथ बिताए अच्छे दिनों की यादें घूम रही थीं। पिताजी प्लीज अपने नाकाबिल बेटे को माफ कर दीजिए। काश मैं मजबूत होता, उसने दुख जताया और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, जो लाल खून में मिल रहे थे। आखिरी गुस्से में दहाड़ते हुए, कमीने, मैं नरक की गहराइयों तक तुम्हारा पीछा करूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। मेरी बात याद रखना। थका हुआ और परेशान भीम आगे की ओर गिर पड़ा, बेहोश होकर टेबल पर गिर पड़ा। अपने व्यवहार के उलट भीम को अपने पिता की ताकत विरासत में मिली थी। वह टैलेंटेड था, लेकिन काम करने का जज्बा सिर्फ टैलेंटेड होने से नहीं आता। इससे भीम को एहसास होगा कि उसका परिवार कितनी जल्दी उसकी आंखों के सामने बिखर जाएगा और वह बिना ताकत के कुछ नहीं कर पाएगा। क्या तुम मेरे बेटे के साथ बहुत ज्यादा हिंसक नहीं थे? बूढ़े आदमी ने खड़े होकर अपनी मोटी बनियान से खंजर निकालते हुए पूछा। उसने आह भरते हुए अपने हाथों से नकली खून पोंछा। तुम इसके लिए राजी हो? बूढ़े आदमी हर्षा ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया। कुछ देर बाद भीम को हवेली के क्लिनिक में होश आया। वह झटके से सीधा खड़ा हुआ, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं और वह बुदबुदा रहा था, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर गया? राजकुमार की एक तरफा पिटाई की वजह से उसके सिर और चेहरे में तेज दर्द हो रहा था, जिससे उसके लिए ठीक से सोचना मुश्किल हो रहा था। भीम को जगा हुआ देखकर डॉक्टर दौड़कर अंदर आया। युवा मालिक, आप ठीक हैं? उसने चिंता से पूछा। पिताजी कहाँ हैं? भीम ने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द की वजह से रुक गया। पिताजी, मैं यहाँ हूँ। पिताजी कमरे में आए, हर्ष उनके साथ था। पिताजी, आप जिंदा हैं? भीम ने बिस्तर पर वापस बैठते हुए कहा, उसके चेहरे पर यकीन न होने का मुखौटा था। पिताजी ने डॉक्टर को जाने का इशारा किया। हमें प्राइवेसी दो, उसने मजबूती से कहा। मैं जिंदा और ठीक हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये राजकुमार का एक टेस्ट था। वह देखना चाहता था कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा तो तुम अनिश्चितता के लिए कितने तैयार हो। मुखिया ने हर्ष की तरफ देखते हुए कहा, जो हाथ बांधे खड़ा था। इस मौके का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के लिए करो, उसने ठंडे स्वर में कहा। भीम की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, भगवान का शुक्र है, मुझे लगा कि आप मर चुके थे। पिताजी, मैं वारिस के तौर पर परिवार को शर्मिंदा न करने की पूरी कोशिश करूंगा। वह अपने पिता के कंधे पर रोते हुए बोला। पिताजी ने धीरे से अपने बेटे की पीठ थपथपाई, उनके चेहरे पर राहत और गर्व का भाव था। मैं आपकी रक्षा करूंगा पिताजी, भीम ने नाक सिकुड़ी। एक नए इरादे के साथ भीम नायक परिवार के वारिस के तौर पर अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार था। यह परिवार के लिए एक नया चैप्टर था, जिसमें एक नए मकसद की भावना थी। गोवा पोर्ट हाउस। ये पोर्ट समुद्र तट के किनारे फैला हुआ था, जहां लकड़ी के जहाज धीरे धीरे हवा में हिल रहे थे और हलचल मची हुई थी। उनके पाल मुड़े हुए थे और मस्तूल बेचैन समुद्र के बैकग्राउंड में धीरे धीरे चरमरा रहे थे। हवा में खारे पानी, मछली और अनोखे मसालों का मिश्रण था, जो तेज हवा के साथ बह रहा था। सालों के इस्तेमाल से चिकने हो चुके पत्थर के घाट पानी के किनारे बने हुए थे। भारी बक्सों के नीचे पीठ झुकाए डॉकवर्कर कुशलता से काम कर रहे थे। पास में ऊंचे गोदाम खामोश पहरेदारों की तरह खड़े थे, उनकी दीवारें साम्राज्य के निशानों से सजी हुई थीं।
पोर्ट के बीचों बीच शोर से भरा एक चहल पहल वाला बाजार गूंज रहा था। व्यापारी कामचलाओ दुकानों से अपना सामान बेच रहे थे। उनकी आवाजें मेटल की आवाज और अनगिनत बातचीत की बड़बड़ाहट से ऊपर उठ रही थी। ये लयबद्ध सिम्फनी समुद्र की लगातार दहाड़ के साथ बज रही थी। पोर्ट के पास एक घर में एक जवान लड़का गद्देदार लाउंज में आराम कर रहा था। उसका सिर एक खूबसूरत औरत की गोद में था। उसने उसे हल्की मुस्कान के साथ अंगूर खिलाए। उस जवान लड़के का रंग बहुत अच्छा था, धूप से चमक रहा था और उसके काले धुंधले बाल थे जिनमें अपनी ही जान थी। उसकी आंखें हल्के नीले रंग की तेज एनर्जी से चमक रही थीं। एक दस्तक ने सीन को रोका और जवान लड़के ने जवाब दिया, अंदर आओ। कमरा शानदार था और उसमें वाइन और धुएं की खुशबू आ रही थी। टेबल पर डॉक्यूमेंट्स बिखरे हुए थे और जवान लड़का भी। कमरे में कुछ तेल के लैंप से हल्की रोशनी थी। एक जवान असिस्टेंट कमरे में आया, उसके हाथ में डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर था। उसने प्रिंस से बात करने से पहले औरत को घूरा। योर हाइनेस, हमें कुछ बात करनी है। ओह, क्या यह नकुल है? प्रिंस अल्फोंसो देव राया औरत की गोद से उठे और उसे जाने का इशारा किया। वह शान से खड़ी हुई और हल्के से सिर हिलाकर कमरे से बाहर चली गई। अल्फोंसो विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजकुमार सम्राट की पुर्तगाली रखेल का बेटा था। उसकी मां को गोवा के रेड के दौरान पकड़ लिया गया था, जब पुर्तगालियों को बाहर निकाल दिया गया था। वह सम्राट से बहुत प्यार करने लगी थी और उसने अपने पिता को सम्राट से शादी करने के लिए मना लिया था। पुर्तगालियों के जाने के बाद सम्राट ने उसे अपनी रखेल बना लिया, जिससे अल्फोंसो का जन्म हुआ। इस शादी ने साम्राज्य में कुछ हद तक पुर्तगाली दखल को भी रोका। जैसे ही वह महिला चली गई, अल्फोंसो ने युवा सहयोगी नकुल की ओर रुख किया। ठीक है नकुल, इतनी जल्दी क्या है? अल्फोंसो ने आराम से अपनी बाहें फैलाते हुए पूछा और एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ गया। नकुल ने शुरू किया, पहले राजकुमार और दूसरे राजकुमार दोनों ने एक डील के लिए व्यापारी ग्रुप से संपर्क किया है। अल्फोंसो की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये थोड़ी मुश्किल है। नकुल ने सिर हिलाया। हाँ, वे दोनों व्यापारियों का फेवर पाने के लिए बड़े बड़े इंसेंटिव दे रहे हैं। अल्फोंसो सोचते हुए पीछे झुका। हमें उनकी शर्तें तुरंत मानने की जरूरत नहीं है। हम इंतजार करेंगे और उन्हें खुद थकने देंगे। नकुल पक्का नहीं लग रहा था, लेकिन अगर वे काफी तरक्की करते हैं तो क्या इससे हमें नुकसान नहीं होगा? जरूरी नहीं, अल्फोंसो ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें अपने रिसोर्स खर्च करने दो। हम देखेंगे कि उनकी कोशिशें कहां ले जाती हैं और जब सही समय होगा तो हम अपना कदम उठाएंगे। नकुल ने स्ट्रेटेजी समझते हुए सिर हिलाया। मैं पक्का करूंगा कि हमें उनकी तरक्की के बारे में पता रहे। मेरे छोटे भाई ने जो रोड प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसका क्या? और वह कैसा है? अल्फोंसो ने दिलचस्पी से आगे झुकते हुए पूछा। रोड प्लान के मुताबिक बन रही है। नायिका का सुपरविजन एकदम सही है, जिससे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, नकुल ने जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता है कि हमें प्रिंस को लेकर सावधान रहना चाहिए। उन्होंने हमारी जासूस रुक्मिणी को अपने कमरे से निकाल दिया है। ऐसा लगता है कि ताकत और बिजनेस की समझ दोनों में उनकी काबिलियत बढ़ रही है। अल्फोंसो ने एक भान उठाए। जासूस तो वैसे भी मेरा काम नहीं था, लेकिन क्या उनकी ताकत भैरव जितनी है? नकुल ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी रिपोर्ट के हिसाब से उनकी अपनी ताकत पहले से ही पुराने सैनिकों से ज्यादा है। लेकिन भैरव मार्शल आर्ट में बहुत अच्छे हैं। प्रिंस की ताकत जबरदस्त है, लेकिन वह भैरव के लेवल की नहीं है। क्या इसलिए कि उन्होंने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है? अल्फोंसो ने हैरानी से पूछा। यह मुमकिन है, नकुल ने कहा। हमने उन्हें ऐसी सिचुएशन में नहीं देखा है जहां वह अपनी पूरी काबिलियत दिखा सकें। लड़ाई और स्ट्रेटेजी में उनकी स्किल्स शायद हमारी अभी की समझ से कहीं ज्यादा बेहतर हों। अल्फोंसो ने सोचते हुए सिर हिलाया। ध्यान से देखो, अगर वह कोई बड़ा खतरा बनता है तो हमें तैयार रहना होगा। जरूर, नकुल ने ध्यान देते हुए कहा। मैं उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखता रहूंगा और तुम्हें इन्फॉर्म करता रहूंगा। अच्छा, मेरे छोटे भाई को कम मत समझना, अल्फोंसो ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए और अपनी पीठ सीधी करते हुए कहा। अब हमारे अपने प्लान्स का क्या? एक दस्तक ने उनकी बातचीत रोक दी और दरवाजा खुल गया। काले कपड़े पहने एक आदमी तेज कदमों से कमरे में आया। महाराज, मैं कुछ एजेंट रिपोर्ट करने आया हूं, उसने कहा। उसकी आंखें तेजी से कमरे को देख रही थीं। अल्फोंसो अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ थोड़ा सीधा हुआ। क्या बात है? उसने पूछा। उसकी नजरें तेज थीं। हमने नायक की हवेली में रुक्मिणी को खत्म कर दिया है, उस आदमी ने अपनी बेल्ट से एक छोटा सा कागज निकालकर टेबल पर रखते हुए कहा।
सबसे छोटे राजकुमार ने उसे पहचान लिया था और वह एक बोझ बनती जा रही थी। इससे पहले कि वह और जानकारी दे पाती, मैंने उसे बाहर निकाल दिया। अल्फोंसो का चेहरा खुशी से मुस्कुरा उठा। वह हंसा, हाँ, अच्छा काम किया। आदमी ने आगे कहा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। बदकिस्मती से नायक इस घटना की जांच करेंगे। कुलपति युवा राजकुमार को काफी पसंद करते थे और एक संभावित डील के बारे में बातचीत हुई थी। अल्फोंसो की भौहें तन गईं जब वह इसके मतलब के बारे में सोच रहा था। वह आगे झुका, अपनी कोहनियां टेबल पर रख दी। हमें उनकी इन्वेस्टिगेशन पर करीब से नजर रखनी होगी। अगर वे बहुत पास आ गए तो हमारे प्लान खतरे में पड़ सकते हैं। तंजावुर से अपने सारे निशान मिटा दो, बेस बंद कर दो। समझ गया महाराज, काले कपड़ों वाले आदमी ने कहा। नकुल, मैंने तुम्हें जो दूसरे प्लान बताए थे उनका क्या? अल्फोंसो ने पूछा, उसकी नजर अपने साथी पर टिकी थी। नकुल ने सिर हिलाया। हमने उन मोर्चों पर भी काफी बढ़त हासिल की है। अच्छा। अल्फोंसो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, उसकी उंगलियां सोच में डूबी हुई थीं। अब दमन में मेरे चाचा से कांटेक्ट करो और देखो कि क्या तुम उनसे और फंड्स हासिल कर सकते हो। नकुल की आंखें पक्के इरादे से सिकुड़ गईं। मैं उनसे सोने की आखिरी बूंद तक निचोड़ लूंगा। अल्फोंसो के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। पुर्तगाली उसकी विरासत की वजह से उसके सपोर्टर थे, लेकिन उसने उन्हें कभी सच में अपना साथी नहीं माना। एम्पायर के प्रति अपनी लॉयल्टी के बावजूद उसने अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए पुर्तगालियों को एक जरिया बनाया। नकुल के भेष में उसने उनके सपोर्ट से पैसा और असर जमा किया, कोऑपरेशन का दिखावा करते हुए उनके रिसोर्स का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। नकुल इंडिपेंडेंट मर्चेंट्स के एक हेड के तौर पर दिखने के बावजूद अल्फोंसो के कामों के पीछे की पावर और एम्बिशन को पूरी तरह जानता था। अल्फोंसो के प्रति उसकी लॉयल्टी पक्की थी। वह समझता था कि उनके गोल को पाने के लिए उनकी मिली जुली कोशिशें ही जरूरी थीं। अच्छा, अल्फोंसो ने उसे हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे अपडेट रखना। और नकुल, पक्का करना कि हमारी अपनी तैयारी ट्रैक पर हो। और उस आदमी को हर्ष के मूवमेंट के बारे में इन्फॉर्म करना। मुझे यकीन है कि इससे उस आदमी को कुछ मजा आएगा। अल्फोंसो ने आगे कहा, क्या ये सच में जरूरी है? मैं वहां नहीं जाना चाहता महाराज, नकुल ने थोड़ी सी झिझक के साथ कहा। उस आदमी ने तुम्हें जानकारी देने का काम सौंपा था, चलो भी। तुम्हें पता है कि इस मामले में मेरे हाथ बंधे हुए हैं, अल्फोंसो ने हल्की हंसी के साथ कहा। तुम मेरी तकलीफ का मजाक उड़ा रहे हो महाराज, नकुल ने गहरी सांस लेकर कहा। बाय बाय, बातें करने और रिपोर्टिंग करने में मजा लो, उसने एक शरारती मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा। समझ गया महाराज, नकुल ने कमरे से बाहर निकलते हुए थोड़ा झुकते हुए कहा। हर्ष ने आखिरकार इतने सालों बाद अपना टैलेंट दिखाने का फैसला किया। अल्फोंसो खुद से हंसा, उसकी आंखों में मजा और दिलचस्पी दोनों की चमक थी। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, उसके होठों पर एक मुस्कान थी। मुझे हैरानी है कि वह आदमी इस जानकारी पर कैसे रिएक्ट करेगा। अल्फोंसो अच्छी तरह जानता था कि वह राजगद्दी का पसंदीदा उम्मीदवार नहीं था। उसमें अपने भाइयों जैसी लड़ाई की ताकत नहीं थी और इसके बजाय वह एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा था। उसकी स्ट्रेटजी थी कि वह सब्र रखे और समय का इंतजार करे, ये जानते हुए कि मौका आखिरकार खुद ही मिल जाएगा। खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर दिखाकर जो खतरनाक न हो। अल्फोंसो ने अपने भाइयों को उसे कम आंकने के लिए मना लिया था। इस टैक्टिकल धोखे ने उन्हें एक दूसरे पर ध्यान देने दिया, जिससे उनके बीच झगड़ा और टकराव पैदा हुआ। अल्फोंसो का प्लान था कि वे आपस में लड़ते हुए अपने रिसोर्स और एनर्जी खत्म कर दें, जबकि वह उनके कमजोर होने पर इनाम हथियाने के लिए तैयार रहे। उसका सोचा समझा सब्र और स्ट्रैटेजिक पैंतरेबाजी उसकी सबसे बड़ी खूबी थी, और वह सही समय आने पर उनका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहता था। अल्फोंसो उस आदमी की देखरेख में आने से पहले कभी ऐसा नहीं था। वह एक जिंदादिल लड़का था जिसे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी समझ नहीं था। वह अब एम्पायर की पॉलिटिक्स और उस आदमी के प्लान का एक अहम हिस्सा था। वह अपने बड़े भाइयों के मुकाबले अपने छोटे भाई को बहुत पसंद करता था, लेकिन जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती थी तो वह उसके लिए मौजूद नहीं रह पाता था। लेकिन जब भी वह हर्षा से मिलता तो उसे खुश करने के लिए बहुत सी चीजें खरीदता। ये चीजें खत्म करने के बाद मुझे जल्द ही उससे मिलना चाहिए। हर्ष को तंजावुर की हवेली में आए लगभग 6 महीने हो गए थे और उस दौरान कई बदलाव हुए थे। हर्ष ने अपने शरीर और स्किल्स को मजबूत करने पर ध्यान देते हुए कड़ी ट्रेनिंग ली थी। हर दिन कड़ी एक्सरसाइज और डिसिप्लिन के लिए होता था, जो उनके पक्के इरादे को दिखाता था। उसी समय रोड नेटवर्क में भी काफी तरक्की हो रही थी।
प्रशांत, जिसने हर्ष से प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने और डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के बारे में बहुत कुछ सीखा था, ने रोड बनाने का पूरा काम अपने हाथ में ले लिया था। उनकी सावधानी से देखरेख में बड़े हाईवे और छोटी सड़कें दोनों पूरी हुई। सम्राट ने हाल ही में यूरोपियन लोगों के साथ व्यापार में काफी बढ़ोतरी को देखते हुए शानदार नतीजों के लिए हर्ष की तारीफ की थी। बेहतर सड़कों ने व्यापारियों के लिए सामान ले जाना आसान बना दिया था, जिससे इकोनॉमी को बढ़ावा मिला। नई सड़कों का बदलाव लाने वाला असर हुआ। सामान की तेज आवाजाही से व्यापार में तेजी आई, जिससे नई इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को बढ़ावा मिला। छोटे कस्बे और शहर बसने लगे क्योंकि लोग नौकरी और बेहतर जिंदगी की तलाश में इन इलाकों में आने लगे। जो जमीन कभी खाली पड़ी थी, अब नई सड़कों की वजह से वहां रौनक वाली आर्थिक एक्टिविटी सेंटर बन गए थे, जो उन्हें जोड़ती थी और उन्हें बनाए रखती थी। हर्ष ट्रेनिंग हॉल में आराम कर रहे थे, किताब पढ़ते हुए 3 लोगों की ट्रेनिंग देख रहे थे। वरुण, नारायण और विश्व ट्रेनिंग में तिकड़ी बन गए थे और वे रोज उनके साथ ट्रेनिंग करते थे। विश्व को अपना सबॉर्डिनेट बनाने में कुछ समय लगा क्योंकि वह नीची जाति का था। हालांकि सम्राट ने हर्ष की रिक्वेस्ट मान ली और उसे विश्व को अपना सबॉर्डिनेट बनाने की इजाजत दे दी। विश्व एक काम का एसेट साबित हुआ। उसे आप अनगढ़ हीरा कहेंगे। विश्व जानकारी को तेजी से समझ सकता था, जैसे स्पंज पानी सोखता है। उसका शरीर और लड़ने की काबिलियत बहुत अच्छी थी। अपनी तेजी से रिकवरी और नेचुरल टैलेंट की वजह से वह एक जबरदस्त योद्धा था जिसमें लड़ाई की बहुत अच्छी समझ थी। कुछ महीनों के बाद वह हर्ष की ट्रेनिंग के साथ चलने लगा और अब उसने मार्शल आर्ट्स में वरुण और नारायण दोनों जैसा लेवल हासिल कर लिया था। ट्रेनिंग बंद करो, ब्रेक लो, स्पैरिंग जल्द ही शुरू होगी, उसने आवाज लगाई और अपनी किताब को हल्के से बंद किया जिससे उनका ध्यान गया। तुम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ स्पारिंग किए हुए काफी समय हो गया है, इसलिए जोड़ी बनाओ और स्पारिंग करो, उसने कहा और थके हुए तिकड़ी के पास गया जब वे पानी पी रहे थे। विश्वा, जो अब ज्यादा मस्कुलर और लगभग हर्षा जितना लंबा था, अपने पहले के कुपोषण के लक्षणों की तुलना में काफी हेल्दी लग रहा था। यहाँ सबसे नया होने के नाते विश्वा पहले अपने अपोनेंट को चुनेगा, हर्षा ने अनाउंस किया। मैं, महाराज, विश्वा हकलाया, उसकी आंखें हर्षा को देखते ही चौड़ी हो गईं। हर्षा ने एक आईब्रो उठाई, क्या यहाँ कोई और विश्वा है? उसने पूछा, उसके होठों पर एक मुस्कान थी। विश्वा ने घबराकर वरुण की तरफ देखा और फिर सिर हिलाया। ओह, तो मैं पहले वरुण के साथ स्पारिंग चुनूंगा, उसने कहा। वरुण ने हाथ जोड़े और मुस्कुराया। सबसे छोटा सोचता है कि मुझे हराना आसान है ना? उसने अपना सिर थोड़ा झुकाकर चिढ़ाया। नहीं भाई, मुझे तुम्हारी ताकत पता है, विश्वा ने वरुण की नजरों में देखते हुए गंभीरता से जवाब दिया। वरुण हंसा और हाथ हिलाकर टाल दिया। मैं तो बस चिढ़ा रहा था, उसने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। तो ब्रेक के बाद स्पार के लिए तैयार हो जाओ, हर्षा ने हाथ फैलाते हुए जम्हाई लेते हुए आदेश दिया। हाँ महाराज, वरुण और विश्वा दोनों ने एक साथ जवाब दिया। सिर हिलाते हुए उन्होंने थोड़ा आराम किया। फिर हर्षा ने नारायण को पास आने का इशारा किया। तो तुम्हें क्या लगता है, स्पारिंग मैच कौन जीतेगा? नारायण सोचते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए पास आया। महाराज, मुझे लगता है कि वरुण को बहुत कम अंतर से जीतना चाहिए। विश्व की लड़ने की काबिलियत और लड़ने की समझ पक्का मुझसे बेहतर है। उसमें बस एक ही चीज की कमी है, वह है फिजिक। हर्ष ने एक भान उठाए, उसकी आंखों में थोड़ी खुशी थी। मुझे इसमें कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही। मैं तुम दोनों को खराब फिजिक के साथ भी हरा सकता हूं। शायद ये सिर्फ एक्सपीरियंस की कमी है। नारायण ने सोचा, बेशक तुम जैसे मॉन्स्टर्स को हम जैसे नॉर्मल इंसानों के साथ नहीं माना जाएगा। उसने अपना आपा बनाए रखा और मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। विश्व और वरुण दोनों ने अपनी लकड़ी की तलवारें कसकर पकड़ी, स्पैरिंग एरिया में कदम रखा। उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली, दोनों ने एक दूसरे को पक्के इरादे से देखा। नारायण और हर्ष किनारे से देख रहे थे, उनकी नजरें मुकाबले पर थीं। शुरू करो, हर्ष चिल्लाया, उसकी आवाज हवा में ब्लेड की तरह चुभ रही थी। तेजी से वरुण आगे बढ़ा और उसने कई वार किए जिससे विश्वा हैरान रह गया। लकड़ी की तलवार हवा में तेजी से घूमी, हर वार एकदम सही निशाने पर लगा। विश्वा ने तेजी से अपनी तलवार उठाए, वार को रोकते हुए उसे रोक दिया। उसके सिर पर हुए एक जोरदार वार ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वरुण के गुस्से वाले अंदाज को देखकर उसकी सांसें थम गईं। संभलते हुए विश्वा अगले हमले के लिए तैयार हुआ। वरुण ने एक बार फिर हमला किया, सीधे विश्वा के पेट पर निशाना साधा। इस हमले का अंदाजा लगाकर विश्वा हवा में उछला और वरुण की पीठ का इस्तेमाल किया। खुद को दूर धकेलने के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड की तरह इस्तेमाल किया।
वह अपने विरोधी से कुछ फीट दूर तेजी से उतरा। बिना किसी हिचकिचाहट के विश्वा घूमा और कई हमले किए। उसकी लकड़ी की तलवार हवा में तेजी से घूम रही थी। वरुण विश्वा के तेज जवाबी हमले से हैरान था, फिर भी उसने खुद को बचाया। विश्वा के हर वार का सामना करते हुए उसकी तलवार और तेज हो गई। वरुण ने तेजी से विश्वा की तलवार को एक तरफ कर दिया। उसकी कलाई ने कुशलता से झटका, ब्लेड की गति को दूसरी तरफ मोड़ दिया और फिर विश्वा के धड़ पर तेजी से वार किया। विश्वा के रिफ्लेक्स तेज थे। जैसे ही तलवार पास आए, वह बहुत ज्यादा लचीलेपन के साथ पीछे की ओर झुका और पूरी तरह से वार से बच गया। उसकी हरकतें सहज थीं, जिससे उसकी तेज फुर्ती दिख रही थी। एक शानदार रोल के साथ उसने खुद को वरुण से दूर कर लिया और कुछ कदम दूर अपने पैरों पर उतर गया। जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी, हर्षा ने कहा। उसके होंठ हल्की मुस्कान में बदल गए जब वह मुकाबला देख रहा था। नारायण ने सिर हिलाया और अपनी नजर हर्षा की तरफ घुमाई। विश्व में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है महाराज। क्या ऐसा है? हर्षा की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। जैसे ही वरुण आगे बढ़ा, विश्वा की गर्दन पर तेजी से वार करने के लिए विश्वा तेजी से पीछे हट गया। उसी हरकत में वरुण ने विश्वा के चेहरे पर एक सटीक साइड किक मारी। विश्वा इस हरकत का अंदाजा लगाकर मुश्किल से हिला जब उसने किक से बचने के लिए अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को एक अजीब एंगल पर मोड़ा। मौके का फायदा उठाते हुए विश्वा ने वरुण के कंधे पर अपनी लकड़ी की तलवार घुमाई। वरुण ने आसानी से हमले को टाल दिया। उसकी हरकतें आसान और कंट्रोल में थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के विश्वा पीछे हटा, फिर आगे बढ़ा और सीधे वरुण के सिर पर एक जोरदार कुल्हाड़ी मारी। वरुण ने खुद को संभाला और नीचे आती किक को रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई। टक्कर से लकड़ी की तलवार टूट गई, उसके टुकड़े हो गए और वरुण पीछे की ओर लड़खड़ा गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए विश्वा आगे बढ़ा। उसकी नजरें वरुण पर टिकी थीं। एक जोरदार टैकल से उसने वरुण को जमीन पर गिरा दिया और उसे अपने वजन के नीचे दबा दिया। मैच खत्म हो गया था। हर्षा ने धीरे से ताली बजाई। बहुत बढ़िया विश्वा, यह अच्छा था। वरुण ने अपनी सांसें संभालते हुए मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। तुम सच में बेहतर हो गए हो विश्वा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी तलवार इस तरह तोड़ दोगे। विश्वा, जो अभी भी वरुण के ऊपर था, ने उसे उठने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। थैंक्स भाई, मैं गैप कम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। नारायण पास आया और हाँ में सिर हिलाया। लगता है तुमने काफी प्रोग्रेस की है। थैंक यू ब्रदर नारायण। बैटलफील्ड में टैकलिंग से बचो, अपनी पीठ दिखाना जानलेवा हो सकता है। हर्षा ने वरुण और विश्वा दोनों को देखते हुए सलाह दी, जो जमीन पर जोर जोर से सांस ले रहे थे। समझ गया महाराज, विश्वा ने जवाब दिया। ब्रेक लो, अगला राउंड विश्वा और नारायण का है, हर्षा ने कहा। उसकी आवाज में आखिरी बात का एहसास था जब वह अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। ट्रेनिंग हॉल में सूरज की लंबी परछाई पड़ रही थी और हवा पसीने और मेहनत की महक से भरी हुई थी। जैसे ही विश्वा और नारायण ने अपनी पोजीशन ली, भारी सांसों की आवाजें जगह में भर गईं। विश्वा की शानदार प्रोग्रेस के बावजूद उसने खुद को नारायण से कमजोर पाया। जब से हर्षा ने उसे ट्रेनिंग देना शुरू किया था, नारायण में एक जबरदस्त बदलाव आया था। वह घमंड चला गया था जिसने कभी उसके पोटेंशियल पर पर्दा डाल दिया था। इसके बजाय अब उसका भारी भरकम शरीर और बेहतर स्किल्स चमक रहे थे। वह एक नई शान के साथ आगे बढ़ रहा था। उसकी ताकत और कंट्रोल उसे एक मजबूत विरोधी बना रहे थे। अपने नेचुरल टैलेंट और तेजी से सीखने के बावजूद विश्वा में लड़ाई के मैदान का वह अनुभव नहीं था जो नारायण ने जमा किया था। हालांकि जैसे जैसे उसकी स्किल्स डेवलप होती गईं, विश्वा का समय जरूर आएगा। जैसे ही फाइनल मैच पास आया, वरुण और नारायण अखाड़े में उतरे। टेंशन साफ दिख रही थी, हवा में एक शांत उम्मीद तैर रही थी। वरुण, जो हमेशा एक स्ट्रेटजिस्ट रहा है, ने अपने छोटे कद का फायदा उठाया। उसके मूवमेंट तेज थे, गुस्से का धुंधलापन। वह नारायण की रेंज में अंदर बाहर होता रहा, अपने विरोधी के शरीर के निचले हिस्से और जोड़ों पर एकदम सही वार करता रहा। नारायण अपने चौड़े शरीर और दमदार स्विंग के साथ वरुण की फुर्ती का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके स्ट्राइक्स चौड़े और स्वीपिंग थे, जिससे मौके मिल रहे थे जिनका वरुण ने तुरंत फायदा उठाया। नारायण के डिफेंस को भेदने की वरुण की काबिलियत और अपने छोटे साइज को स्ट्रैटेजिक फायदे में बदलने की उसकी काबिलियत पूरी तरह दिख रही थी। जैसे जैसे मैच खत्म होने वाला था, वरुण की चालाक टैक्टिक्स और फुर्तीला फुटवर्क नारायण के लिए बहुत ज्यादा साबित हुआ। हर सटीक स्ट्राइक और चतुराई से चकमा देने के साथ वरुण ने दिखाया कि कभी कभी साइज और ताकत स्किल और स्ट्रैटेजी से ज्यादा हो सकती है।
हर्षा ने सलाह दी, आज के लिए बस इतनी स्पेरिंग काफी है, पक्का करो कि तुम आज अपनी गलतियों से सीखो। हर्षा ने ट्रेनिंग फील्ड से अपने कमरे में वापस जाते हुए कहा, गंदगी साफ करो और आराम करो। रॉयल कॉम्प्लेक्स, हर्ष का कमरा। हर्ष एक आलीशान सोफे पर बैठा था, एक किताब में खोया हुआ था। खुली खिड़कियों से हल्की हवा बह रही थी, जो धीरे से उसे छू रही थी। दरवाजे पर दस्तक ने उसकी शांति से पढ़ाई तोड़ दी। अंदर आओ, उसने हुक्म दिया। विश्वा, जिसे हर्षा का खास बटलर बनाया गया था, कमरे में आया। उसने हर्षा के अंडर पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग ली थी और यह पक्का करने के लिए कि वह भरोसेमंद है, उसकी अच्छी तरह से जांच की गई थी। हर्षा को किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जिस पर वह पूरी तरह भरोसा कर सके, कोई ऐसा जिसके कामों का वह पक्के तौर पर अंदाजा लगा सके। नारायण और वरुण को ऐसे सेंसिटिव कामों के लिए जिम्मेदार माना जाता था क्योंकि उनके अतीत का सही पता नहीं लगाया जा सकता था, जिससे विश्वास सही चॉइस बन गया। तो उन्हें अभी भी नहीं पता। तुम्हारी एक्टिंग काफी भरोसेमंद है, हर्षा ने अपनी किताब से ऊपर देखते हुए कहा। विश्वा उससे कहीं ज्यादा मजबूत था जितना उसने दूसरों को दिखाया था। ये हर्ष की तरफ से एक सलाह थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दूसरों को विश्वा की काबिलियत के बारे में पता चले और वे उसे खतरा समझने की कोशिश करें। हालांकि उसने अपना लुक बनाए रखने के लिए कुछ ताकत दिखाए, लेकिन यह उसे खतरा दिखाने के लिए काफी नहीं था। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं महाराज, विश्वा ने थोड़ा झुककर जवाब दिया। आपके मिशन के बारे में मैंने 2 टारगेट पहचाने और उनकी जांच की है। हम किसी भी समय उनसे मिलने का इंतजाम कर सकते हैं। क्या किसी ने तुम्हें देखा? हर्षा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नहीं, नायक चुपके से हमारे लिए मामलों को प्रभावित करने के लिए रामा नायक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर्षा ने पूछा, उसकी नजर विश्वा पर टिकी हुई थी। महाराज, ये रही रिपोर्ट, विश्वा ने कहा, और 2 लोगों की डिटेल वाला एक साफ सुथरा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट दिया। उसने आगे कहा, एक राघव रेड्डी का नाजायज बेटा है, जिसे 2 साल पहले रेड्डी परिवार से निकाल दिया गया था। दूसरा कर्ण नाम का एक रहस्य है। कर्ण में क्या खास है? हर्षा ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसके परिवार को कासिम सल्तनत के राजकुमार ने इसलिए मार डाला क्योंकि उसकी 15 साल की बहन ने राजकुमार के सेक्सुअल अग्रेशन को मना कर दिया था, विश्वा ने समझाया। ऐसी वजह से हर्षा की आवाज में यकीन नहीं हो रहा था। हर्षा अपने आलीशान सोफे पर पीछे झुक गया, किताब उसकी गोद में भूल कर रखी थी और वह विश्वा पर ध्यान दे रहा था। खुली खिड़कियों से आती हल्की हवा उनकी बातचीत के लिए एक सुकून देने वाला बैकग्राउंड बना रही थी। वह कैसे बच गया? हर्षा ने अपनी आवाज में थोड़ी दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। विश्वा ने एक पल रुका, उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह शिकार पर गया था। जब तक वह लौटा, उसके पूरे परिवार को मार दिया गया था। हर्षा ने नाराजगी में जीभ चटकाए, हालात की गंभीरता साफ दिख रही थी। और अब वह क्या करेगा? विश्वा ने आगे कहा, उसने कासिम सल्तनत से बदला लेने के लिए मिलिट्री में शामिल होने की बहुत इच्छा जताई है। उसे उम्मीद है कि उसे उनके परिवार के साथ किए गए बर्ताव का बदला चुकाने का मौका मिलेगा। हर्षा जोर से हंसा, जिसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। कितना बेवकूफ है, एक आदमी इतनी छोटी छोटी भावनाओं से बह जाता है। ये लगभग हंसने लायक है। विश्वा शांत रहा, उसकी नजरें स्थिर थीं। आप उनसे कब मिलना चाहेंगे? हर्षा ने एक पल के लिए इस पर सोचा। आप कितनी जल्दी इसका इंतजाम कर सकते हैं? जितनी जल्दी आप चाहें महाराज, विश्वा ने तुरंत जवाब दिया। मैंने उनके लिए राजधानी में एक दुकान चलाने का इंतजाम किया है, ताकि वे छिप सकें। वे शहर के माहौल में अच्छी तरह घुल मिल गए हैं। किसी भी खतरे की चिंता मत करो, उनकी अच्छी तरह से जांच की गई है। पिछले 2 महीनों में मैंने नायकों की मदद से उनकी कहानियों की हर डिटेल को क्रॉस चेक किया है और उन्हें राजधानी लाने से पहले उनके बैकग्राउंड को अच्छी तरह से वेरीफाई किया है। हर्ष ने तारीफ में सिर हिलाया, उसकी आंखों में थोड़ी संतुष्टि थी। ये काफी डिटेल में है। आपका डिटेल पर ध्यान तारीफ के काबिल है। थैंक यू महाराज, विश्वा ने कहा, उसकी आवाज में उसका डेडिकेशन दिख रहा था। हर्षा थोड़ा आगे झुका, उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। बूढ़े नायक और वारिस का क्या? विश्वा का एक्सप्रेशन शांत रहा जब उसने जवाब दिया, मेरे पास उस पर भी एक रिपोर्ट है। उसने मौजूदा हालात समझाना शुरू किया। राजकुमार के दखल के बाद भीमा नायक परिवार में एक बड़ी ताकत बन गया है। उसे अपने पिता की मिलिट्री स्किल्स विरासत में मिली हैं और मुखिया ने उसे कड़ी ट्रेनिंग दी है। हर्ष के होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। काश वह बूढ़ा आदमी इतना नर्म न होता तो उसे इस उम्र में इन दिक्कतों से नहीं जूझना पड़ता। वह हंसा। हर्ष ने आगे कहा, हाँ, लेकिन मुझे अभी भी उस बूढ़े आदमी पर पूरा भरोसा नहीं है।
उसने जो काम की जानकारी दी है और जो सुविधाएं हमें दी हैं, उसके बावजूद वह सच्चा साथी नहीं है। उसका सपोर्ट बिना किसी शर्त के आता है, जो काफी शक की बात है, और उसे हमारा सपोर्ट करने से कुछ खास हासिल नहीं हो रहा है। विश्वा की नजरें तेज हो गईं जब उसने मतलब सोचा। हमें उससे सावधान रहने की जरूरत है। हालात बदलने पर उसका सपोर्ट बदल सकता है। मैं उस पर कड़ी नजर रखूंगा और जानकारी इकट्ठा करता रहूंगा, महाराज। हर्ष की नजर खिड़की पर गई और उसने पूछा, रुक्मिणी के बारे में कोई जानकारी है? विश्वा का चेहरा भावशून्य था जब उसने जवाब दिया, कोई नहीं, महाराज। मैंने हर जगह ढूंढा और ऐसा लगा जैसे दुनिया से उसका वजूद ही मिट गया हो। कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। हर्ष अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, अपनी किताब में कुछ कर रहा था। तो हम एक बड़े खतरे से निपट रहे हैं। कुछ और बताना है? हर्ष ने पूछा, उसकी आंखें जिज्ञासा से सिकुड़ गईं। हाँ महाराज, विश्वा ने शांत रहते हुए जवाब दिया। कोचीन के कंट्रोल वाले इलाकों में मिलिट्री फोर्स की खास हरकतें हुई हैं। बड़ी मात्रा में स्टील और हथियार खरीदे जा रहे हैं। नायक के नेटवर्क के जासूसों ने इन खरीदों को कंफर्म किया है, जिससे पता चलता है कि बड़े झगड़े की तैयारी चल रही है। हर्ष, उसकी नजरें सोच में डूबी हुई थीं। तो ऐसा लगता है कि सिविल वॉर होने वाला है। सवाल यह है कि क्या सम्राट किनारे से देखना पसंद करेंगे या दखल देने का फैसला करेंगे। विश्वा ने स्थिति की मुश्किल को मानते हुए सिर हिलाया। बदकिस्मती से हम सम्राट के एक्शन का पक्का अंदाजा नहीं लगा सकते। वह बिना सोचे समझे फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, जिससे उनके भविष्य के कदमों का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। हर्षा के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। जल्दबाजी दोधारी तलवार हो सकती है। ये हमारे फायदे में काम कर सकती है या नई चुनौतियां खड़ी कर सकती है। हमें सभी संभावनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। जो 2 लोग तुम्हें मिले हैं, उनके साथ मीटिंग की जगह और शेड्यूल तैयार करो, हर्षा ने हुक्म देते हुए कहा। समझ गया महाराज, विश्वा ने जवाब दिया, जाने से पहले हल्का सा झुककर प्रणाम किया। जैसे ही विश्वा कमरे से बाहर निकला, हर्षा खिड़की के पास ही सोच में डूबा रहा। लेकिन उसका ध्यान आगे आने वाले नए मौकों और चुनौतियों पर था। उसने हर डिटेल और संभावित नतीजे पर विचार करते हुए अपने तरीके से प्लान बनाना शुरू कर दिया। गोवा पोर्ट, विजयनगर साम्राज्य। पोर्ट पर व्यापार की चहल पहल थी। व्यापारी जहाजों के ऊंचे मस्तूल आसमान की ओर उठे हुए थे, उनके पाल हल्की समुद्री हवा में लहरा रहे थे। अलग अलग रंगों के बैनर तेजी से फड़फड़ा रहे थे, हर एक व्यापार और यात्रा की कहानी कह रहा था। दोपहर की धूप में पानी झिलमिला रहा था, पत्थर के घाटों पर ताल से टकरा रहा था, जहां मजदूरों की लंबी लाइनें बक्से और बैरल उतार रही थीं। एक वेनिस का व्यापारी जहाज आसानी से पानी को चीरता हुआ पोर्ट के पास पहुंचा। आगे की तरफ एक बहुत बड़ा आदमी खड़ा था। उसने एक बहुत ही सजी हुई डबलेट, एक शानदार ऊनी चोगा जिस पर बारीक डिजाइन बने थे, और एक चौड़ी किनारी वाली टोपी पहनी हुई थी जिस पर एक पंख लगा था, जो उसके ऊंचे रुतबे की निशानी थी। वह आदमी पिएत्रो ट्रिब्यूनो था, जो वेनिस का एक जाना माना व्यापारी था, जिसका विजयनगर साम्राज्य में आना जाना एक रेगुलर बात हो गई थी, क्योंकि वहां व्यापार के अच्छे मौके थे। उसकी मजबूत बॉडी और अच्छे कपड़ों की वजह से वह पोर्ट पर दूसरों से अलग दिखता था। जैसे ही जहाज डॉक पर लगा, पिएत्रो ने नमकीन समुद्री हवा में गहरी सांस लेते हुए घाट पर कदम रखा। एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उसने कहा, हम आखिरकार यहाँ हैं। वह इस रौनक भरे और हलचल भरे पोर्ट पर अपना काम फिर से शुरू करने के लिए उत्सुक था। पिएत्रो ट्रिब्यूनो के साथ आया असिस्टेंट एक लंबा वेनिस का आदमी था, जो लगभग 30 साल का था और दुबला पतला था। उसके कपड़े एक नौकर जैसे थे, सादा फिर भी अच्छे से बना हुआ, गहरे रंग का ऊनी डबलेट और एक सादी टोपी पहने हुए। उसके चेहरे पर साफ दाढ़ी और तीखी भूरी आंखें थीं जो लगातार अपने आसपास को चौकन्ना होकर देखती रहती थीं। कई घंटों की मोल भाव, जांच और खरीदारी के बाद उन्होंने सामान का एक बड़ा कलेक्शन जमा कर लिया था। कपड़े और छोटी मोटी चीजें ऊंची ऊंची रखी हुई थीं, और गार्ड अपनी खरीदी हुई चीजों से भरे कई क्रेट ले जा रहे थे। पिएत्रो ने अपनी चौड़ी किनारी वाली टोपी को पंख से ठीक करते हुए भौहें सिकोड़ते हुए इकट्ठा किए गए सामान को देखा। हाँ, ये बहुत है, लेकिन मुझे यह एहसास नहीं हो रहा कि कुछ कमी है, उसने निराशा से भरी आवाज में कहा। मचेंट की निराशा देखकर असिस्टेंट ने पूछा, क्या हुआ मास्टर? पिएत्रो की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने एक बार फिर हलचल भरे बाजार को देखा। क्वालिटी मेरी उम्मीद से कम लग रही है। मैं इस पोर्ट से कई बार डील कर चुका हूं ताकि मुझे पता चल सके कि सामान कब ठीक नहीं होता। मैं इस बार कुछ ज्यादा खास की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि हम हमेशा वाले खाने पर ही अटके हुए हैं।
एड ने सोचते हुए सिर हिलाया, उसकी आंखें बाजार में इधर उधर घूम रही थीं। शायद एम्पायर में हाल की उथल पुथल ने सामान की क्वालिटी या अवेलेबिलिटी पर असर डाला है, उसने एक सही एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हुए कहा। पिएत्रो ट्रिब्यूनो और उनके सहयोगी चहल पहल वाले पोर्ट से होते हुए आगे बढ़े, उनकी बातचीत बाजार की रौनक भरी दुकानों के बीच से गुजर रही थी। उथल पुथल, पिएत्रो ने पूछा, उसकी आवाज में चिंता थी क्योंकि वह अपने बिजनेस डीलिंग पर इसके असर के बारे में सोच रहा था। हाँ मास्टर, सहयोगी ने जवाब दिया, चलते हुए चारों ओर देखते हुए। सिंहासन की लड़ाई ने चीजों को काफी बढ़ा दिया है। दोनों गुटों के बीच एक आर्थिक लड़ाई भी चल रही है। पिएत्रो का चेहरा टेंशन में आ गया। हे भगवान, ये हमारे काम के लिए सही नहीं है। ऐसी उथल पुथल से व्यापार में रुकावट आ सकती है और सामान की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। सहयोगी ने हमदर्दी से सिर हिलाया। हाँ मास्टर, इससे बहुत अनिश्चितता पैदा हो रही है। पिएत्रो रुका, सोचते हुए अपनी ठुड्डी थपथपाई। तो इस सारी अफरा तफरी में किसके सिंहासन पर बैठने की ज्यादा संभावना है? शायद पहला या दूसरा राजकुमार हो, सहयोगी ने समझाया। दोनों को अमीरों के बीच काफी सपोर्ट और काफी असर है। अभी मोमेंटम दूसरे राजकुमार की तरफ जाता दिख रहा है। पिएत्रो ने सोचते हुए गुनगुनाया। मैं समझ गया, इससे चीजें बदल सकती हैं। हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सबसे ऊपर आता है। खैर, चलो आज आराम करते हैं। हम कल दूसरे शहर जा सकते हैं। सफर के लिए एक साथी तैयार करें, पिएत्रो ने कहा और सराय के कॉमन एरिया में एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ गए। अगली सुबह पिएत्रो अपने कमरे से निकला। उसने अपने यूरोपियन कपड़े पहने थे और अपनी ट्रेडमार्क चौड़ी किनारी वाली टोपी पहनी हुई थी। उसके कपड़े बहुत अच्छे से सिले हुए थे। उसका असिस्टेंट नीचे इंतजार कर रहा था, उनके लिए नाश्ते का सामान रखा था। उन्होंने पेट भर खाना खाया, अपने प्लान और दिन भर के सफर पर बात की। खाना खत्म करने के बाद वे अगले शहर की ओर निकल पड़े। उनकी गाड़ी तैयार थी और उनकी नई एस्कॉर्ट यूनिट सफर के लिए तैयार थी। जैसे ही वे शहर के बाहर निकलने के पास पहुंचे, पेट्रोल गार्ड का एक ग्रुप अपनी पोस्ट पर खड़ा था। उनकी मौजूदगी से चल रही उथल पुथल की वजह से बढ़ी हुई सिक्योरिटी की याद आ रही थी। पिएत्रो की गाड़ी एस्कॉर्ट यूनिट के साथ उनकी ओर बढ़ी। रुको, एक गार्ड ने मजबूत आवाज में कहा। गाड़ी के साथ घोड़े पर सवार असिस्टेंट तेजी से उतरा और हैरान नजरों से गार्ड के पास गया। इसका क्या मतलब है? हम एक एस्कॉर्ट यूनिट के साथ सफर कर रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? गार्ड ने एस्कॉर्ट यूनिट की तरफ देखा और सिर हिलाया। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। सुरक्षा के लिए सड़कों पर नजर रखी जा रही है। असिस्टेंट ने अपनी भौहें सिकोड़ी। लेकिन हमारे पास ये गार्ड खास तौर पर सुरक्षा के लिए है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? गार्ड का एक्सप्रेशन सख्त बना रहा। हाँ, सेफ्टी पक्का करने के लिए पेट्रोलिंग की जगह है। सेफ्टी और आरामदायक सफर पक्का करने के लिए हाल ही में सड़कों को बहुत मेहनत से बेहतर बनाया गया है, गार्ड ने भरोसा दिलाने वाली आवाज में समझाया। असिस्टेंट ने गार्ड को शक से देखा, लेकिन एक गुजरते हुए व्यापारी ने बीच में कहा, वह सही कह रहा है। सड़कें अब बहुत बेहतर हैं। बस अपने एस्कॉर्ट को छोड़ दो और आगे बढ़ो। असिस्टेंट अभी भी थोड़ा पक्का नहीं था। उसने सिर हिलाया और बिना मन के मान गया। बहुत अच्छा, हम एस्कॉर्ट को यहीं छोड़ देंगे और अपने रास्ते पर चलेंगे। एस्कॉर्ट यूनिट को पीछे छोड़कर पिएत्रो और उसका साथी अगले शहर की ओर बढ़ गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हर मील के साथ पिएत्रो की उत्सुकता बढ़ती गई। वाह, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब से बहुत कुछ बदल गया है, पिएत्रो ने बेहतर नज़ारे को देखते हुए कहा। सड़कें घर से कहीं ज्यादा चिकनी हैं। उन्होंने इसे इतना अच्छा कैसे बनाया? हमें ये पता लगाना होगा और डोगे को रिपोर्ट करना होगा, पिएत्रो ने कहा। रेगुलर इंटरवल पर रेस्ट स्टॉप हैं और दूरी के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। पिएत्रो की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। पिछले 6 महीनों में आखिर हुआ क्या है? यह एक बड़ा सुधार है। साथी ने कंधे उचकाए। ऐसा लगता है कि किंगडम ने इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी इन्वेस्ट किया है। और मैंने सुना है कि यह प्रोजेक्ट एम्पायर के एक राजकुमार का आइडिया था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, पिएत्रो बदलावों को देखकर हैरान रह गया। सड़कें अच्छी तरह से मेंटेन की हुई थीं, साफ साइन बोर्ड और रेगुलर रेस्ट स्टॉप और घोड़ों के लिए रेस्ट रूम थे, जिससे उनका हमेशा का थका देने वाला सफर बहुत आरामदायक हो गया था। प्रोग्रेस साफ दिख रही थी और यह सफर और सुरक्षा को बेहतर बनाने के कमिटमेंट के बारे में बहुत कुछ बताता था। अगर इस तरह की सड़कें यहाँ हैं, तो हम आसानी से अलग अलग शहरों में जा सकते हैं और अपनी नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं, पिएत्रो ने कहा, जो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलने वाले फायदेमंद बिजनेस के मौकों से साफ तौर पर उत्साहित थे।
दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।